Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. लास्ट टाइम हमने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 तक किया था, तो आज हमने क्या शुरू करना है। वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट होने वाली थी, उसके बाद उससे पहले हमने इलेक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। इलेक्शंस कांग्रेस ने वापस पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट करने के बाद उनका इतना ज़्यादा पहली बार क्या हुआ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था। तो अब लोगों को भी दिख रहा था कि अगर इंडिया आज़ाद हो जाता है तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। हमारे इतने अच्छे लीडर हैं और हम अच्छी तरीके से अपनी गवर्नेंस चला सकते हैं। इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। तो उसके बाद क्या होता है, एक इंसिडेंट हो जाता है जो 1939 से शुरू होता है और कब तक चलता है, 1945 तक। और ये इंसिडेंट को क्या कहते हैं हम, वर्ल्ड वार सेकंड। तो जब वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुआ उससे पहले हम देख लेते हैं क्या। एक हो गया हरिपुरा सेशन, एक हो गया त्रिपुरी सेशन। ये इसके बारे में आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए इसके बारे में। बेसिकली इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होंगे, क्योंकि हरिपुरा सेशन में क्या हुआ था, प्रेसिडेंटशिप के लिए कौन खड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। ये एक रेवोल्यूशनरी थे, एक फाइटर थे किस्म के, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट मान सकते हो इनको आप, क्योंकि ये गांधी जी की नॉन वायलेंस पे इतने ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे और कहते थे कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो वो वेपन्स के दम पे ली जा सकती है, नॉन वायलेंस के दम पे नहीं ली जा सकती। तो उससे पहले मैंने जब आपको 1905, 1906 और 1907 के बारे में बताया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आपके सेशंस हुए थे, उधर इतनी बड़ा एक प्रॉब्लम सी आ रही थी। और प्रॉब्लम क्या थी कि प्रेसिडेंटशिप कौन करेगा। तो फर्स्ट टाइम तो 1905 में आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनके बारे में किसने कुछ नहीं कहा। बट 1906 में जब उन्होंने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक करेंगे, ठीक है, या फिर हमारे लाला लाजपत राय करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे, वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ेंगे और इनको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती नहीं थी कि बाल गंगाधर तिलक बने या लाला लाजपत राय बने, क्यों, क्योंकि उनके व्यूज थोड़े एक्सट्रीम थे। अब प्रेसिडेंट की पोस्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मॉडरेट्स नहीं चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट को क्या किया जाए, एक्सट्रीमिस्ट को प्रेसिडेंटशिप ना दी जाए। क्योंकि ना, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, आपके पास एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मान लेते हैं उसके 500 मेंबर्स हैं। इन 500 मेंबर्स ने क्या करना है, नेक्स्ट ईयर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा तो इन 500 मेंबर्स ने सबके सब ने उसको फॉलो करना है। बट जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, वो अपनी काउंसिल चुनता है। मान लेते हैं 12 मेंबर की काउंसिल चुनता है, जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मान लेते 12 नंबर की काउंसिल ले रहा है। अब जो वो 12 मेंबर की काउंसिल ले रहा है, ये कौन चुनता था, प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट ईयर में हमने क्या क्या स्टेप लेने, वो कौन डिसाइड करता था, इस काउंसिल के साथ ये प्रेसिडेंट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था कि प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट मॉडरेट आइडियोलॉजी वाला है, उसको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन वे में सब कुछ करना चाहिए, नॉन वायलेंस के थ्रू सब कुछ करना चाहिए, तो उस साल ना हर चीज़ जो वो डिसीजन लेगा उस हिसाब से सबको चलना पड़ेगा। बट अगर एक एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट, तो अब उसके हिसाब से आपको सबको चलना पड़ेगा। क्यों, अब मैटर ही नहीं करता कि आप क्या हो, मॉडरेट हो या एक्सट्रीमिस्ट हो, अब आप हर किसी को वो फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार हरिपुरा सेशन के बने, तो इस बार भी इनको, क्योंकि यूथ जो थे ना, यंगस्टर्स, वो काफ़ी ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस को आइडियलाइज करते थे। वो मानते थे कि हाँ, इस तरीके का टेम्परामेंट चाहिए हमें, अगर हमें आज़ादी चाहिए तो। हरिपुरा इलेक्शन हुआ, आराम से जीत गए बोस। त्रिपुरा जब सेशन आया, उस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। हम पढ़ते हैं क्या प्रॉब्लम आई थी। बेसिकली सुभाष चंद्र बोस वॉज प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल प्रोविंस प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के। देखो, फर्स्ट हरिपुरा, at the Congress meeting in Haripura, Gujarat in February 1938, Bose was unanimously elected president of the session. आराम से जीतने के लिए उनको इतने ज़्यादा एफर्ट ही नहीं करने पड़े, आराम से जीत गए, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी थी, वो यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। बट जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि मैं फिर से क्या होना है, मुझे खड़ा होना है प्रेसिडेंटशिप के लिए, सुभाष विन्स, बट द कांग्रेस फेसेस इंटरनल स्टिफ। अब कांग्रेस ने अंदर ऐसा क्या चल रहा था जो वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस आए।
In January 1939, Subhas Bose decided to stand again for the president post in the Congress. Gandhi was not happy with the Bose candidature. अब गांधी जी आपको पता है कि स्टार्टिंग से क्या करते आ रहे हैं, नॉन वायलेंस सत्याग्रह पे चलते थे और उनको वायलेंस से कुछ लेना देना नहीं था। और एट द सेम टाइम जो बॉस थे वो बिल्कुल अपोजिट थे, वो हार्ड कॉर क्या करते थे, वेपन्स का साथ लेते थे। वो बोलते थे हमें एक्सट्रीम स्टेप उठाने पड़ेंगे तभी जाके हमें आज़ादी मिलेगी, या ऐसे सिर्फ बोलने से कि हमने अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन करना है, उस हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है। सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए एंड इलेक्शन जीत भी लिया। उनको कितने वोट मिले? 1580 अगेंस्ट, इतने उनके अगेंस्ट थे। और इस समय ना गांधी जी ने इनके खिलाफ एक अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, एक अपना प्रेसिडेंट के लिए एक पर्सन खड़ा किया था, और आई थिंक वो सीतारमन थे, सीतारामन, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इतना। और जैसे ही बोस जीते, गांधी जी ने बोला कि was not willing to lead the Congress struggle based on the radical lines preferred by the Bose. Even Bose was not willing to compromise on his ideas. They preferred a united Congress led by the Gandhi ji, as the national struggle was of utmost importance. गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक्सट्रीम स्टेप लेके हम क्या करें, आज़ादी लें। और एट द सेम टाइम बोस बिल्कुल नहीं चाहते, उनको लगता था कि गांधी जी का तरीका इतना खास नहीं है, इस तरीके से हम आज़ादी ले नहीं सकते। और इस तरीके से उनके बीच ना थोड़े तनाव बढ़ना शुरू हो गया। और बोस को लग रहा था कि देखो इस टाइम हमें ना यूनाइट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आज़ादी में अगर बट रहे हैं, अगर हम ही सही स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना। क्यों? क्योंकि अभी हम यूनाइटेड हैं, तब हमें इतना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना इतना मुश्किल है। अगर हम डिफरेंट आइडियोलॉजीज में बट गए, फिर तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमें। तो तभी बॉस ने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। सिंपल, उन्होंने बोला कि मैं रिज़ाइन कर देता हूँ और आप क्या करो, आप अपने हिसाब से सब चला सकते हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्टिक रिस्पॉन्स। अब क्या हुआ? ऑन September 1st 1939 जर्मन अटैक्ड पोलैंड एंड द एक्शंस दैट लीड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो, 1 सितंबर को जर्मनी ने अटैक कर दिया, किसमें? पोलैंड में। ऑन September 3rd 1939 ब्रिटेन डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी। अब ऐसा क्या हो गया कि पोलैंड इतना ज़्यादा करीबी था यूके के? बिल्कुल ऐसा नहीं था। देखो, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा ना, तो इस जगह क्या ऐसे जर्मनी है, यहाँ बीच पोलैंड पड़ता है, और इस तरफ क्या, रशिया स्टार्ट हो जाता है। मतलब काफी, रशिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, मतलब इस तरफ से आगे जाती है। अब जर्मनी में कौन सी आइडियोलॉजी चलती है? फेसिस्ट आइडियोलॉजी। यूएसएसआर उस टाइम होता था, रशिया को जिसको बोलते हैं। और यूएसएसआर में कौन सी आइडियोलॉजी चल रही थी? कम्युनिज्म। जब जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे अटैक किया, तो ब्रिटेन को लगा कि अच्छी बात है, ये क्या करेंगे, पहले जर्मनी वाले अटैक करेंगे पोलैंड पे, पोलैंड को हथियाएंगे, और उसके बाद वो रुकेंगे थोड़ी, वो आगे जाएंगे यूएसएसआर से लड़ने के लिए। और फैसिस्ट आइडियोलॉजी वाले कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से लड़ेंगे तो हमारा बिल्कुल ठीक है, हम क्या है, मोनार्क है, और हम चाहते नहीं है मोनार्की के, क्योंकि मोनार्की और फैसिस्ट और कम्युनिज्म में बहुत फर्क है। तो हम चाहते नहीं है कि ये फैसिस्ट आइडियोलॉजी भी रहे और दूसरी तरफ से कम्युनिज्म आइडियोलॉजी भी रहे। तो उन्होंने बोला एक दूसरे से लड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बट जब इन्होंने हमला किया पोलैंड पे, तो ब्रिटेन को पता चला कि जो जर्मनी थी उसने यूएसएसआर को क्या बोला, एक ऑफर दिया कि आप इस तरफ से पोलैंड पे हमला करो, हम इस तरफ से पोलैंड पे हमला करेंगे, तो जितना हो सके हम क्या करते हैं, उसको शेयर कर लेंगे। और जैसे ही ब्रिटेन ने देखा कि ये दोनों को, हम तो चाहते थे कि दोनों खत्म हो जाए, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए और ये और ज्यादा पावरफुल हो गए। और वो उनको कब पता चला? 3 सितंबर को। तो 3 सितंबर को ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दी वॉर अगेंस्ट जर्मनी में, बोला कि हमें इस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ना है। उससे पहले अगर आपको शायद ना पता हो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बारे में। मोनार्क तो सिंपल सा क्या हो गया, जिसके हेड कौन होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, सिंपल सी बात। ये एक आइडियोलॉजी आप काफी ज्यादा सुन रहे होगे आजकल, क्योंकि जब की बीजेपी की गवर्नमेंट आई, आई थिंक ये वर्ड काफी ज्यादा आपने सुना होगा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वर्ड आपने सुना होगा। आपने और कौन सा वर्ड सुना होगा? फैसिस्ट, अभी जिसकी मैंने बात की है। आपने और कौन सा वर्ड सुना होगा? सोशलिज्म, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। और आपने कैसा नाम सुना होगा? कम्युनिज्म। यूएसएसआर, जो यूएसए है, चाइना, जो
क्लेम करती है हम क्या कम्युनिस्ट कंट्री है। अब इन 4 वर्ड में डिफरेंस क्या है? अगर हम क्या करें, एक नंबर लाइन ले लें, नंबर लाइन के बारे में आपने सबने पढ़ा ही होगा। हम इसको अगर 0 मान के चलते हैं तो हम इधर से चलते जाएंगे -1 -2 ऐसे करते करते टू इन्फिनिटी। और अगर हम राइट साइड चलते हैं तो +1 +2 और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी है वो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। अगर यहाँ से कोई आगे जा रहा है सोशलिस्ट, इसी को चलो पहले हम इस तरफ की बात कर लेते हैं। अगर कोई है जो क्या चाहता है कि जैसे सोसाइटी आपकी है वैसे ही रहे, चेंज बिल्कुल ना हो, उसके कल्चर उनकी आइडियोलॉजी सेम रहे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव। जैसे क्या, अभी आप मान सकते हो कि बीजेपी गवर्नमेंट क्या कंजर्वेटिव से, कंजर्वेटिव क्यों, क्यों उनको लगता है कि हाँ हमारे जो कल्चर है, हमारा रिलीजन है, हम अगर हम गाय की पूजा करते हैं तो हम गाय की पूजा करें, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना दे, हम मंदिर को ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। अगर मुस्लिम कंट्री होती है, मुस्लिम कंट्री बोलती है कि हाँ हम क्या करें, इस्लाम के हिसाब से चलें, हम कोई रेडिकल चेंज ना लाएं, बस रेडिकल चेंज का चेंज लाएं ना, थोड़ी नॉर्मल चेंज आती रहे, उससे ज़्यादा कुछ ना हो, उससे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव। जो क्या होते हैं, जो चेंज के खिलाफ होते हैं, मतलब उनको लगता है कि चेंज नहीं आना चाहिए, बट उसी आइडियोलॉजी को अगर हम बहुत ज्यादा हाई ले जाएं, मतलब एक्सट्रीम में लेके जाएं, उसे हम कहते हैं फैसिज्म। मतलब क्या, कंजर्वेटिव क्या करते हैं, चाहते हैं, मतलब ये कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठा रहे, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई इंसान अगर बीजेपी बोल रहा है कि आप क्या करो, कोई भी एक स्टेप ले लो, जैसे आप क्या करो, हमने क्या करना है, रोज सुबह उठ के क्या करना है, जो स्कूल जाते हैं तो सबको करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी। जब आप रोज सुबह स्कूल में आपको करना पड़ेगा इंडियन नेशनल जो आपका क्या है एंथम है, उसको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिनेमा है उनमें क्या करना पड़ेगा, फिल्म स्टार्ट होने से पहले आपको राष्ट्रगान में खड़ा होना पड़ेगा। ये सिंपल सा उनका आइडिया, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो देन ओके। बट अगर आप एक्सट्रीम स्टेप उठाना शुरू हो जाते हो, अगर आप सिनेमा में जा रहे हो और कोई खड़ा नहीं हो रहा नेशनल एंथम में, तो आप क्या करते हो, उसको फांसी की सजा दे देते हो, उसको उठा के गैस चेंबर में डाल दो, उसको गोली मार दो, उसको टॉर्चर करो, एक्सट्रीम स्टेप में चले जाओ, उसको क्या कहते हैं, फैसिज्म। और फैसिज्म कहाँ पे आया था, जर्मनी में। जब आपने सुना होगा जो ज्यूस थे, ठीक है, ज्यूस को क्या किया था उन्होंने, गैस चेंबर में डालना शुरू कर दिया, जिसको होलोकॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा मारा था, मतलब लैक्स ऑफ लैक्स ज्यूस को उन्होंने क्या कर दिया था, जिसको उनका जेनोसाइड कर दिया था, उसको हम क्या कहते हैं, फैसिस्ट आइडियोलॉजी। कंजर्वेटिव तक ठीक है, बट अगर उसको एक्सट्रीम में लीजिए तो वो क्या होता है, फैसिस्ट आइडियोलॉजी बन जाती है। और सोशलिस्ट क्या होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं जो चेंज के साथ होते हैं, जो क्या चाहते हैं कि हाँ, जहां जहां सरकार को लग रहा है कि हमें जरूरत है इंटरफेयर करने की, हमें चेंज लाने की जरूरत है, तो क्या हो, वो इंटरफेयर करें। जैसे इंडिया क्या एक सोशलिस्ट कंट्री है, आपने सुना होगा कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास इक्वालिटी है, हमारे पास कल्चर बचाने के लिए राइट्स भी हैं, ये सब फंडामेंटल राइट्स में आ रहे हैं। बट ऑल दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब क्या, ये क्वालिफाइड है, मतलब क्या इसका हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखो, अगर आपको सेकुलर कंट्री का खिताब मिला हुआ है, अगर आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से क्या करो, अपना रिलीजन फॉलो करो, हर कुछ करो, तो आपको आज़ादी है। बट अब ऐसा भी नहीं है कि आप जाके किसी इंसान को फोर्स करो कि भाई तू कन्वर्ट हो जा मेरे रिलीजन में। आप किसी को फोर्स कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से आप कोई रिचुअल्स कर सकते हो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, या आप चाहते हो कि आपके हिंदू मंदिर के अंदर इस तरीके से ये चीज़ें फॉलो की जाए, ओके, ठीक है। अगर आप मंडे को चाहते हो कि सिर्फ शिवजी भगवान की पूजा की जाए, ठीक है, आप थर्सडे को चाहते हो कि सिर्फ हनुमान भगवान की पूजा की जाए, ओके, आपके अपने हिसाब से सुबह आप 8 बजे से 10 बजे के बीच आ सकते हो, ओके। बट अगर कोई ऐसा स्टेप है जिससे लग रहा है गवर्नमेंट को कि ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए नहीं है, जैसे आपने केस सुना होगा सबरीमला केस, जो केरला में क्या हुआ था कि सबरीमला जो मंदिर था वहां पे एंटर नहीं हो सकते थे कौन, कोई भी वुमेन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिन होती हैं बेसिकली, उनको अंदर जाना अलाउड नहीं था। बट कोर्ट को क्या लगा कि देखो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये आर्टिकल 14 को डिस्क्रिमिनेट वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है,
ठीक है, आर्टिकल 25 को वायलेट कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी उन्होंने कोई स्टेप लिया। आप ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, अगर आप कोई सेक्रीफाइस करने जाओगे तो सरकार आपको रोक देगी, उल्टा पनिश भी करेगी। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता है कि जहां जहां मुझे क्या करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, वो वहां पे क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। ये क्या हो गया, ज्यादा नहीं, बट सरकार क्या कर रही है, अब उनको लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, काफी ज्यादा गरीबी है, कुपोषण है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, फूड करना चाहिए। हमें अगर बहुत ज्यादा बच्चे स्टंटिंग कर रहे हैं, वेस्टिंग हो रही है, हमें उस तरीके से उनको न्यूट्रिशनल फूड देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बीमारी है तो हमें उस हिसाब से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करनी चाहिए। तो उन जगहों पे जहाँ पे थोड़ी बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रहे हैं। और कम्युनिस्ट क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय गवर्नमेंट, लाइक PSUs आर owned बाय गवर्नमेंट, आप बोल सकते हो मार्केट इज owned बाय गवर्नमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन हर चीज़ के हिसाब से चल रहा है। हर कुछ जो है ना वो गवर्नमेंट ऑन करती है, आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है। उसे क्या कहते हैं, कम्युनिज्म। मतलब क्या, सोशलिज्म में क्या था कि आप सरकार कुछ गिने चुने चीजों में क्या करती है, इंटरफेयर कर सकती थी, मोस्ट ऑफ द चीजों में इंटरफेयर नहीं करती। बट कम्युनिज्म में क्या है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओन्ड बाय स्टेट, मतलब कंट्री के। तो ये सिंपल सी बात है कि जब भी आपको पता करना हो कि फैसिज्म क्या होता है, और कंजर्वेटिव क्या होते हैं, सोशलिस्ट क्या होते हैं, कम्युनिस्ट क्या होते हैं, आप एक लाइन ड्रा कर सकते हो, और आप जीरो से इस तरफ भी जा सकते हो, इस जीरो से इस तरफ भी जा सकते हो। तो क्या हुआ, कांग्रेस ऑफर टू वाइसराय द इंडियन ऑफर्स टू कोऑपरेट इन इन द वार एफर्ट हैड टू बेसिक कंडीशंस। अब कांग्रेस ने बोला कि अगर आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें वार में, तो हमारे भी कुछ कंडीशन है। ऑब्वियसली बात है, हम आपको बिना मतलब का सपोर्ट क्यों करेंगे। आफ्टर द वार द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी कन्वीन्ड टू डिटरमाइन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्री इंडिया। सबसे पहली बात, आप क्या करो, हमें बता दो कि जैसे ही वार खत्म होने वाली है ना, जैसे ही वार खत्म होगी आपने क्या करना है, हमें एक फ्री कंट्री घोषित करना है। चलो फ्री ना भी तो कम से कम डोमिनियन स्टेटस ही सही। पर मोस्ट ऑफ द, मतलब इस टाइम तो आई थिंक 1929 के बाद तो डोमिनियन स्टेटस ना हाथ से चला गया था। अब ये फुल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, ये बोलते हैं कि हम फ्री कंट्री हैं, जैसे ही वार खत्म होगी आपने क्या करना है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी होती है, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी, अगर आपको ये पॉलिटिकल क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। 19 दिसंबर 19 सॉरी 9 दिसंबर 1946 टू 26 नवंबर 1949। ये आपको पता होना चाहिए। इतनी देर हमारे 2-2.5 साल, मतलब लगभग 3 साल के आसपास की चली थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की चली थी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस लिए थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। वो उन्होंने बोला कि आप जैसे ही वार खत्म होगी आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है जो क्या करेगा, फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। और इमीडिएटली, ऐसा नहीं है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हम वार खत्म होने के बाद बनाएंगे, बट अभी के अभी क्या करो, फॉर्म सम फॉर्म ऑफ जेन्युइन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी एस्टैब्लिश एट द सेंटर। अभी स्टेट सेंटर में करो, एक क्या करो आप, गवर्नमेंट बनाओ, और उनको पावर आप क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो कि हाँ भाई अब आप फ्री इंडिया हो। तो एक बार क्या हो जाएगा, जब देश आजाद, वार खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड भी करेंगे, और आपको ट्रांसफर ऑफ पावर उस टाइम कर देंगे। अब इसी कम से कम हम क्या कर देते हैं, आपको एक गवर्नमेंट बना देते हैं। दी ऑफर वाज रिजेक्टेड बाय लिनिथ क्रो। लिनिथ क्रो कौन थे, उस टाइम के वाइस रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं देखो ऐसा तो हो नहीं सकता है, हम सिंपल आए थे आपसे हेल्प मांगने के लिए, इससे ज्यादा आपको जो हमसे एक्सपेक्ट मत करना। फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग कहाँ पे हुई, वर्धा में। ऑफिशियल कांग्रेस पोजीशन वाज टू अडॉप्ट द वर्धा सेशन ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। गांधी जी हु हैड all the sympathy for the Britain in this war because of his total dislike of the fascist ideology advocated an unconditional support to the allied power। देखो गांधी जी ने कुछ स्टेप ऐसे लिए हैं जो काफी ब्लंडर स्टेप है, और ये वन ऑफ दो स्टेप है। उसके बाद गांधी जी की तभी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। जब हमला किया जर्मनी ने ब्रिटेन पे, तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, हम कोई कंडीशंस नहीं रखेंगे, हम सिंपल का सिंपल सपोर्ट दे देते हैं किसको, ब्रिटेन को। सभी ने पूछा बाबू ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि देखो फैसिस्ट आइडियोलॉजी बहुत बुरी है, देखो कितने सारे जूस मर रहे हैं, फैसिस्ट आइडियोलॉजी का बोल रही है क्या एक्सट्रीम स्टेप में जाके वो क्या बोल रही है कि किसी को चेंज होना चाहिए, और ये मेरे को ये वाली आइडियोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमें चुप करके अनकंडीशनल सपोर्ट क्या करना चाहिए, ब्रिटेन को दे देना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला, एंड अदर सोशलिस्ट इन देयर ओपिनियन द वार वाज बीइंग फॉट बाय
imperialist on both sides, and each side wanted to protect their colonies' possession and gain more territories to colonize. So neither side should be supported by the nationalist. सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला कि देखो बापू क्या बात कर रहे हो आप, एक तरफ से फैसिस्ट लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से इंपीरियलिस्ट लड़ रहे हैं, और ऐसा तो है नहीं है कि फैसिस्ट लड़ने हैं इंपीरियलिज्म से कि हमने इंडिया को आज़ाद कराना है, या इंपीरियलिस्ट फैसिस्ट से इसलिए लड़ रहे हैं कि हमने इंडिया की बेटरमेंट के लिए कुछ कम स्टेप ले रहे हैं। दोनों इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको चाहिए टेरिटरी, सिंपल सी बात है। और हमें ना ये जो लड़ रहे हैं इस टाइम ब्रिटेन पूरा का पूरा पूरा वहाँ पे इंडल्ज है, पूरा फोकस उसका वहाँ पे है। हमें इस टाइम स्टार्ट करनी चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और अंग्रेजों को यहाँ से भगा देना चाहिए। हमें सबसे सिंपल काम करना चाहिए, और हमें सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करना किसी को। आप बोलोगे कंडीशन अनकंडीशनल सपोर्ट दे दो, ये कैसी बात कर रहे हो आप। और एंड द अदर हैंड जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन दोनों में से किसी के लेने के तैयार नहीं थे। सुभाष चंद्र की जो ओपिनियन था उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, और गांधी जी के ओपिनियन को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने आगे क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, उन्होंने फैसिस्ट एग्रेशन को क्या बोला, कंडेम किया, ऑब्वियस सी बात है। इट सेड दैट इंडिया कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ वार बीइंग फॉट ऑन द फेस ऑफ इट फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम व्हाइल द फ्रीडम वाज बीइंग डिनाइड टू द इंडिया। अब सुभाष चंद्र बोस का क्या कहना था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला ब्रिटेन को कि देखो आप हमसे हेल्प मांगने आए हो, और आप क्यों हेल्प मांगने आए हो कि आपकी हेल्प करो ताकि आप क्या रहो, डेमोक्रेटिक नेशन रहो। जब आप डेमोक्रेसी के लिए हमसे हेल्प मांगने आए हो तो आपको हम कैसे हेल्प करते हैं जबकि वही डेमोक्रेसी हमें ही नहीं मिल रही है। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। हम उस डेमोक्रेसी की कब से डिमांड कर रहे हैं, आप हमें वो दे नहीं रहे, और अब आप यहाँ पे मुंह उठा के आ गए हो और बोल रहे हो कि हमारी हेल्प करो, कि हमने डेमोक्रेटिक फ्रीडम बचानी है सबकी। उन्होंने आगे जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, इफ ब्रिटेन was fighting for democracy and freedom, it should be proved by ending imperialism and in its colonies and establishing full democracy in India। तो बोल रहा है कि अगर ब्रिटेन क्या कर रही है डेमोक्रेसी के लिए, अगर जो वो कह रही है कि हम डेमोक्रेसी के लड़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने इंपीरियलिज्म खत्म करो, इंडिया को कॉलोनीज हटाओ और इंडिया को फ्रीडम दो। गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर इट्स वार एम सून also and to how the principle of democracy were to be applied to the Indian after the war। उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए इसी टाइम, बताना चाहिए कि जब वार खत्म होगी आपने क्या करना है, इंडिया में डेमोक्रेसी लानी कैसे है। बट गवर्नमेंट एटीट्यूड एंड कांग्रेस मिनिस्टर रेजिग्नेशन, उसी टाइम उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं। सबके सब जो 1937 के आसपास इलेक्शन होते सब मिनिस्टर्स ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। वायसराय लिनेथ ग्रोथ ऑन स्टेटमेंट मेड ऑन October 17, 1939 ट्राई टू यूज द मुस्लिम लीग एंड द प्रिंसली स्टेट अगेंस्ट द कांग्रेस। ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजों को तो सबसे अच्छा काम आता है डिवाइड एंड रूल। उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग को यूज करने की कोशिश की, एट द सेम टाइम प्रिंसली स्टेट को भी यूज करने की कोशिश की अगेंस्ट द कांग्रेस। द गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट ने क्या किया, refused to define British war aim beyond stating that the British was resisting aggression। ब्रिटिश ने बोला कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं कर रहे, हम टेरिटरी के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो सब एक्सटर्नल एग्रेशन जो हमारे ऊपर किया गया हम क्या कर रहे हैं, उससे अपने आप को बचा रहे। said it would as a part of future agreement consult representative of several communities, parties and interested in India and the Indian princes as to how to act of 1935 might be modified। उन्होंने बोला कि देखो, अंग्रेजों ने बोला, क्योंकि दोनों दो चीज़ें बोली। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि हम देखो एक्सटर्नल एग्रेशन से लड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई कॉलोनीज वगैरह नहीं बनाना चाहते। एट द सेम टाइम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, फ्यूचर में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे देंगे, जो अभी एक्ट नहीं आया था 1935 में, हम उसको मॉडिफाई करवा देंगे। और हम सिंपल मॉडिफाई नहीं कराएंगे, हम कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, हमारे प्रिंसली स्टेट, हर किसी को लाएंगे, हर किसी का व्यूज़ देखेंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे। और तीसरा स्टेप क्या था इनका, दैट इट वुड इमीडिएट सेट अप अ कंसल्टेटिव कमेटी whose advice could be sought whatever required। और एक कंसल्टेटिव कमेटी बना देंगे, एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाएंगे जिसमें प्रिंसली स्टेट के मेंबर हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हो, मुस्लिम लीग के हो, और जो क्या करे कंसल्ट, कोई भी काम करना हो आप कर सकते हो, वो कमेटी क्या करेगी, डिसीजन ले सकती है उस चीज़ के बारे में। बट जो गवर्नमेंट का हिडन एजेंडा था वो क्या था, लिनेथ ग्रो स्टेटमेंट वॉज नॉट एन एब्रीवेशन बट अ पार्ट ऑफ जनरल ब्रिटिश पॉलिसी टू टेक एडवांटेज ऑफ द वार टू रीगेन द लॉस्ट ग्राउंड फ्रॉम द कांग्रेस। ऑब्वियसली बात है, वो ज़्यादातर चाहते हैं क्या कि कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि इतनी देर हो गई कांग्रेस अभी काउंसिल एंट्री की, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, एट द सेम टाइम वो अपना वर्क कर रहे थे, वो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे, काफ़ी लहर गूंज गई थी पूरे इंडिया में आज़ादी के लिए। तो वो उसको करना चाहिए, रोकना चाहते, उसको क्रिपल करना चाहते थे इस मूवमेंट को।
In May 1940, a top secret draft revolutionary movement ordinance had been prepared and aimed at launching cripple the preemptive strikes on the Congress। और वो चाहते थे क्या कर दिया जाए कि कांग्रेस के जो आगे रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट आने वाली है हम उसको क्या कर दें, पहले क्रिपल कर दें। क्यों? जब कांग्रेस को मुस्लिम लीग का साथ नहीं मिलेगा, ठीक है, जो आप और हिंदू महासभा का साथ नहीं मिलेगा, प्रिंसली स्टेट्स का साथ नहीं मिलेगा, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनका साथ ही मिलेगा, तो कांग्रेस कैसे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेगी? उनका सिंपल सा काम यह था। कांग्रेस मिनिस्टर डिसाइडेड टू रिजाइन ऑन अक्टूबर 23। ऑब्वियसली बात है, अक्टूबर 23 को उन्होंने रिजाइन कर दिया। मीटिंग उन्होंने रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड द वाइस रीगल स्टेटमेंट एज अ रिटेलिएशन ऑफ द ओल्ड इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, डिसाइडेड नॉट टू सपोर्ट द वार। ने बोला ऑफ कोर्स हम सपोर्ट नहीं करेंगे वार को। कॉल्ड अपॉन द कांग्रेस मिनिस्टर टू रिजाइन इन द प्रोविंसेस। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, रिजाइन कर देंगे। डिबेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ इमीडिएट मास सत्याग्रह। Gandhiji and his supporters were not in favor of an immediate struggle because they felt allied cause। देखो allied और actual आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में allied forces कौन थी। allied forces थी ब्रिटेन, यूके होगी, यूएसए, रशिया, फ्रांस, और कौन सी थी, एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में कौन कौन आता है, जर्मनी, इटली, जापान। तो गांधी जी क्या बोलते थे कि जो अलाइड पावर्स है ना, इनका काज जस्ट है, क्योंकि ये फेसिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, सत्याग्रह नहीं करना चाहिए, मास मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। और एट द सेम टाइम गांधी जी बोल रहे हैं कि देखो हमें और भी क्या रीजन है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमें फैसिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ना चाहिए। बोलते हैं कि इस टाइम में काफ़ी कम्युनल सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी काफ़ी लैक है, कर रही है, क्योंकि हम हमारे कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज इन शैम्बल्स एंड एटमॉस्फेयर वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द मास स्ट्रगल। और गांधी जी बोल रहे हैं कि इस टाइम स्ट्रगल करने के लिए मूवमेंट भी अच्छा नहीं है इतना। तो गांधी जी ने ये 3 स्टेटमेंट दी जस्टिफाई करने के लिए अपने आंसर को। और थोड़ी देर बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी पास हो गया। कब? मार्च 1940 में। क्योंकि मुस्लिम लीग ने पास किया क्या, रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर ग्रुपिंग ऑफ जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूअस एरिया वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी। ऑब्वियसली बात है, अगर ये इंडिया वाला पोर्शन है, ये गुजरात आ गया, ठीक है, ये असम के पास कौन सा था, जो अभी बांग्लादेश वाला रीजन है। मुस्लिम लीग ने बोला एक ये एरिया और एक ये एरिया, इन 2 एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी है, तो इनको क्या किया जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम्स के लिए नहीं है। और वही रेजोल्यूशन को उन्होंने क्या बोला कि ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, ठीक है। ये जिन्ना की करामात थी, आई डोंट नो जिन्ना सोचते क्या थे, उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझना। आप एक बार जब पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये क्या सोच रहे थे। हर बार इन्होंने ऐसा सजेशन की है जो किसी के समझ नहीं आती है। तो जब देखा उन्होंने काफ़ी देर तक 1939 हो गई, 12 साल हो गए चलते हुए, तो अब क्या हो गया कि ब्रिटेन को थोड़ी हर तरफ से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दूसरी तरफ से यूएसए क्या बोल रहा है ब्रिटेन को कि आपको क्या करना चाहिए, इंडिया के सोल्जर्स को उतारना चाहिए लड़ने के लिए। पर ब्रिटेन को इधर से साथ मिल नहीं रहा है। तो ब्रिटेन काफ़ी हड़बड़ी में उसने एक अगस्त ऑफर लाया। अगस्त में आया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अगस्त ऑफर। और लिलिथ ग्रो अनाउंस द अगस्त ऑफर। किस गवर्नर जनरल ने अनाउंस किया था, लिलिथ ग्रो। लिलिथ ग्रो, ठीक है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। उन्होंने प्रपोज क्या क्या किया इसमें, उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच वुड हैव द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था, फर्स्ट टाइम जो एक इंडियन वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए थे वो कौन थे, सतिंदर पी सिन्हा। कब आए थे, 1909 काउंसिल एक्ट में आए थे। और उस टाइम कितने मेंबर होते थे, 5 मेंबर, और वन ऑफ दोज मेंबर वर सतिंदर पी सिन्हा। बट इस टाइम ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कितने हो गए मेंबर, 12 मेंबर हो गए। और इन्होंने दूसरा ऑफर क्या दिया कि इस एग्जीक्यूटिव, क्योंकि पावर, सही पावर किसके पास थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास थी। अगर आपने पीछे पढ़ा होगा मेरे से तो आपको पता चल गया होगा। उन्होंने बोला कि इन 12 मेंबर से मेजोरिटी ऑफ देम विल बी इंडियंस। हम आपको ये ऑफर देते हैं साथ साथ। एंड आल्सो सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वार वेयर मेनली इंडियंस। देखो मतलब क्या कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसमें मेनली इंडियन बैठेंगे, ठीक है। वो डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन according to their social, economic, political conceptions, subject to fulfillment of obligation of the government regarding defense, minority right, treaties with the states and all Indian services। उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आप क्या करो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे और आपने जैसा कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, तो हम आपको असेंबली बना देंगे जिसमें
कौन होंगे? इंडियंस ही होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। बट आप सोचोगे कि इंडियंस को ये चीज़ मान लेनी चाहिए, क्योंकि इनको पहली बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई है, हर चीज़ तो मिल रही है इनको। नहीं मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनियन स्टेटस ये मांग नहीं रहे। इन्होंने बोला था हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन रहा है तो मेनली इंडियंस, मेनली में वो ज्यादातर क्या, हमें पता भी नहीं था कि मेनली वो क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं। हो सकता है लेस देन 50% भी इंडियन ना हो, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और अगस्त ऑफर में डी ऑप्शन क्या था? नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज। उन्होंने बोला कि देखो, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, क्योंकि वो आपको पास तो करना पड़ेगा ना, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद माइनॉरिटीज वो पास नहीं करती हैं, उसको अडॉप्ट नहीं करती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम अडॉप्ट नहीं करना बोलेंगे, क्योंकि माइनॉरिटीज का कंसेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिस्पॉन्स क्या क्या मिले उनसे? कांग्रेस ने उनको रिजेक्ट कर दिया ऑफर को। सिंपल सी बात है, कांग्रेस रिजेक्ट क्यों किया? डोमिनियन स्टेटस इनसे आगे उन्होंने देखा ही नहीं। द मुस्लिम लीग वेलकम द वेटो इंश्योरेंस गिवन टू द लीग। और मुस्लिम लीग को लगा कि हाँ यार, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा मान लिया। क्यों? क्योंकि हमारे कंसेंट के बिना ना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनने वाला। बहुत अच्छी बात है। बट एट लास्ट क्या हुआ? इन 1941 द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एनलार्ज्ड टू गिव द इंडियंस मेजॉरिटी। अभी आपको मैंने क्या बोला था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे? 12। एंड इंडियंस को उन्होंने बोला मेजॉरिटी दे दी कि आउट ऑफ 12 8 विल बी इंडियंस। बट द ब्रिटिश रिमेन इन चार्ज ऑफ डिफेंस, फाइनेंस एंड होम। देखो कितनी खतरनाक तरीके से वो साजिश रचते हैं। इनका दिमाग कैसे चलता है ब्रिटिशर्स का। उन्हें बोला कि ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे देंगे, और आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 इंडियन होंगे आउट ऑफ 12। बट हमें क्या चाहिए? डिफेंस चाहिए, क्योंकि उनको वर्ल्ड वार सेकेंड करनी है। उनको फाइनेंस चाहिए, क्योंकि उनको अपनी वार फाइनेंस करनी है। और होम, क्योंकि यहाँ पे उनको रूल करना है। तीन चीज़ों को, सबसे पावरफुल 3 चीज़ें उनके पास है। बट ऑब्वियसली बात है, क्या हो गया कि ये रिजेक्ट हो गया था अगस्त ऑफर। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब अगस्त ऑफर रिजेक्ट हुआ था तो इंडिया ने उसके बदले क्या लॉन्च किया? कौन सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया? उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सत्याग्रह। और ये आपको पता होना चाहिए कि अगस्त ऑफर के खिलाफ क्या आया था? इंडिविजुअल सत्याग्रह। और आगे हम पढ़ेंगे एक और मिशन आएगा, कौन सा? उसका हम क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन। उस क्रिप्स मिशन के हमने काउंटर में भी क्या किया था? एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब जो इंडिविजुअल सत्याग्रह, government has taken the adamant position that no constitutional advances could be made till the Congress came to an agreement with the Muslim leader। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट को पता था कि मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एक किसी कॉमन ग्राउंड में आ नहीं सकती। तो उन्हें बोला कि जब तक मुस्लिम लीग के लीडर नहीं मान रहे, एग्री नहीं कर रहे, तब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन एडवांस नहीं होगा। इट इशूड ऑर्डिनेंस आफ्टर ऑर्डिनेंस टेकिंग अवे द फ्रीडम ऑफ स्पीच। और एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? वो बोल रहे थे कि देखो, हम अपनी तरफ से हम आपको पूरे दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के हिसाब से, और आप दोनों कंसल्ट कर लो और हमें बताओ क्या करना है आपने, हम आपको अपना ऑफर दे चुके हैं। बट एट द सेम टाइम वो ऑर्डिनेंस पास करते गए। ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पास कर रहे थे। इस टाइम वो किसके पास पावर है ऑर्डिनेंस पास करने की? प्रेसिडेंट के पास है। ऑर्डिनेंस होता क्या है? लॉ मेकिंग पावर। और लॉ मेकिंग पावर तो किसकी होती है? पार्लियामेंट की, लेजिस्लेचर की। और प्रेसिडेंट क्या? एग्जीक्यूटिव। तभी से क्या कहते हैं हम? ऑर्डिनेंस। मतलब जब एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बनाता है, हम उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर का नाम काम होता है क्या? लॉ मेकिंग का। तो ऑर्डिनेंस गवर्नर जनरल पास करते गए और धीरे धीरे उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करते गए, प्रेस को कर्व करते गए, क्योंकि आप कोई अच्छी तरीके से क्या करता है, आराम से वो कर भी नहीं सकता। और एट द सेम टाइम राइट टू ऑर्गेनाइज एसोसिएशन, क्योंकि जो आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए मास मूवमेंट के लिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, क्योंकि जब तक कोई बोल नहीं पाएगा हमने करना क्या, तब तक आप कोई मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रेस, प्रेस के थ्रू आप क्या करते हो? आज भी हम मीडिया के थ्रू हमें क्या मिलती है? कोई भी चीज़ की न्यूज़ मिलती है। और जब आपको न्यूज़ नहीं मिल रही है तो पहले तो ऑर्गेनाइज नहीं होगी। और बाई चांस अगर आपको न्यूज़ मिल गई है, अब आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइज हो, और अब आपको ऑर्गेनाइज नहीं किया, एक जगह आप क्या करते, खड़े होकर ऑर्गेनाइज होकर एसोसिएशन नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपका वो राइट भी ले लिया गया। तो एक तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये सब कुछ किया गया ना, तब हमारा पास हुआ गया इंडिविजुअल सत्याग्रह। द एम ऑफ लॉन्चिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह वर टू शो दैट nationalist expectations was not due to the weakness।
तब उन्होंने क्या बोला, गांधी जी ने बोला कि हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह देना शुरू करेंगे, हर एक इंसान अपने घर के बाहर आके बैठ जाएगा। झुंड मत बनाओ, अगर वो बोल रहे हैं आपको कि आप एसोसिएशन नहीं बना सकते, आप ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते एक जगह में आके, झुंड नहीं बना सकते, तो एक एक बंदे करके बैठते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर पेशेंस कितना है। टू एक्सप्रेस पीपल फीलिंग दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वार, और एट द सेम टाइम वो चीज़ क्या बता रही है कि हम वार में इंटरेस्ट नहीं करते बिल्कुल। दैट दे मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द नाजी एंड द डबल ऑटोक्रेसी दैट रूल द इंडिया। देखो नाजी कौन थे, नाजी थे जर्मनी वाले, जर्मन्स को हम क्या बोलते हैं, नाजी भी कहते हैं। और ऑटोक्रेसी किसकी थी, ऑटोक्रेसी होती क्या है, जो एक इंसान के पास पूरी पावर हो, मोनार्क, किंग, हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। तो इंडियन पीपल ने बोला कि हम देखो, ना हम नाजी लोगों से क्या करना चाहते हैं, रूल करवाना चाहते हैं, ना एट द सेम टाइम ना हम चाहते हैं कोई मोनार्क हम पे रूल करे। टू गिव अनदर अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट कांग्रेस डिमांड पीसफुली। और इंडिविजुअल सत्याग्रह आप सब एक एक जगह अपने कर बैठ गए, उन्होंने बोला कि ठीक है, ये आपको एक मौका भी मिल गया, आप क्या कर सकते हो, जितनी भी डिमांड है हमारी आप आराम से पूरी कर सकते हो, आपको मौका मिल चुका है। इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट अरेस्ट सत्याग्रही, he or she would not only repeat it but move into villages and start march toward Delhi। बोलते हैं कि अगर आप क्या करोगे, हम सत्याग्रह को अरेस्ट नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, हम दिल्ली की तरफ चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, हर एक इंसान अपने गांव से निकलेगा, अपने शहर से निकलेगा और दिल्ली की तरफ चलना शुरू करेगा। 10 precipitating a movement which came to be known as दिल्ली चलो मूवमेंट। और इसी को कहते हैं हम क्या, दिल्ली चलो मूवमेंट, जो किसके अंडर आई थी, इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंडर। और दिल्ली चलो मूवमेंट एक और टाइम आप बोल सकते हो, दिल्ली चलो का एक नारा कहाँ पे भी लगा था, ये सुभाष चंद्र बोस ने भी लगाया था, मलायन पेनिसुला से। ठीक है, आप अभी याद कर सकते हो, इंडमान के ईस्ट में पड़ता है मलायन पेनिसुला। और जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है ना, वो ये चीज याद रखने वाली है, ये चीज आप पक्का याद रख लेना, क्योंकि ये दो चीज आपको पूछ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफर किया था, और सेकंड पर्सन कौन था। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला अगर इंडिविजुअल सत्याग्रह से पूछा। विनोबा भावे वाज द फर्स्ट टू ऑफर द सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। और नेहरू कौन थे, सेकंड थे जिन्होंने ऑफर किया था कि हाँ मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह करूंगा। इन मई 1941 25,000 people have been convicted for individual सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 25,000 लोगों का किया, कन्विक्टेड कर दिया गया। फिर कौन सा है, क्रिप्स मिशन। स्टैमफोर्ड क्रिप्स आए कहाँ पे वापस। इन मार्च 1942 a mission headed by Stafford Cripps was sent to India with the constitutional proposal to seek Indian support in the war। क्योंकि अब क्या हो रहा था, अब सिर्फ जर्मन से खतरा नहीं था, अब खतरा किससे भी होना शुरू हो गया था, जापान से। क्यों, क्योंकि उस सबसे जापान क्या कर रहा था, हमला कर रहा था। जापान ने क्या क्या कर लिया था, इंडोनेशिया को कवर कर लिया था उसने, अंडमान निकोबार वाला एरिया को क्या कर दिया था, उसमें हमला कर दिया था, उसको अपने अंडर ले लिया था। एट द सेम टाइम मलेशिया वाला एरिया अपने अंडर ले लिया था, और उनको लग रहा था कि हाँ देखो ये इंडिया सपोज, तो ये वाला उन्होंने एरिया काफी खत्म कर अपने अंदर कर लिया था। और धीरे धीरे वो चल चल के बर्मा से, उनका मोटो क्या था कि इंडिया में अटैक करना है और इंडिया को अपने अंडर ले लेना है। तो अब खतरा बढ़ रहा है, जैसे ही खतरा बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक नया मिशन भेजेंगे और एक नए कोई ऑप्शन भेजेंगे कि हम क्या किया जा सके, इंडियन से क्या किया जाए, सपोर्ट लिया जा सके। वाई क्रिप्स मिशन वाज सेंट, इसको भेजा क्यों गया, बिकॉज ऑफ द रिवर्स सफर्ड बाय द ब्रिटिश इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, म्यांमार हो गया, अपना थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इस रीजन को हम इस रीजन को बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। क्योंकि जापानीज थ्रेट टू इन्वेड इंडिया सीम्ड रियल नाउ एंड इंडियन सपोर्ट बिकम क्रूशियल। अब जापान उस तरफ से हमला कर रहा है और अब उनको लग रहा है कि हाँ भाई जापान कभी इधर हमला कर सकता है और इंडिया का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। देयर वाज अ प्रेशर ऑन ब्रिटेन फ्रॉम अलाइज, अलाइड फोर्सेस थे उसके, अलाइज थे किसके, ब्रिटिशर्स के, यूएसए हो गए, यूएसएसआर हो गए, चाइना हो गए, इन सब उनको प्रेशर आना भी शुरू हो गया कि भाई आप क्या कर रहे हो, इंडियंस को मना नहीं पाया अभी तक, आप क्या कर सके जो आके हमारे साथ लड़ सके। Indian nationalists had agreed to support the Allied cause if the substantial power was transferred immediately and complete independence to be given after the war। और इंडियन नेशनलिस्ट ने क्या बोला कि हम बिल्कुल तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए, ऐसी बात नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बट इस टाइम आपको सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पावर आपको हमें देनी पड़ेगी और आपको हमें वादा करना पड़ेगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, सॉरी आफ्टर द वॉर इज ओवर, यू हैव टू गिव अस अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये नहीं है कि डोमिनियन स्टेट और कुछ नहीं चलने वाला, आपको हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। अब क्रिस मिशन पे उन्होंने बोला, प्रपोजल क्या क्या दिए,
उन्होंने कहा द इंडियन यूनियन विद द डोमिनियन स्टेटस, फिर देखो डोमिनियन स्टेटस का राग लेके आ गए, वुड बी सेटअप, इट वुड बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या होते हैं? वो कंट्रीज जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अंदर कॉलोनीज रही हैं, एंड फ्री टू पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज। उन्हें बोला कि देखो इस बार आपने नया प्रपोजल क्या है कि आप कॉमनवेल्थ में कर सकते हो, अपने हिसाब से रिलेशन रख सकते हो, मतलब कोई भी कंट्री जो ब्रिटिशर्स के अंडर कॉलोनी रही है आप उसके साथ ना आराम से कोई भी रिलेशन रखो, हम उसके बीच कोई उंगली वगैरह नहीं करने वाले, हम कुछ नहीं बोलने वाले आपको। एट द सेम टाइम आप यूनाइटेड नेशंस में भी अपने हिसाब से कर सकते हो, यूनाइटेड नेशन के साथ अपने रिलेशन रख सकते हो, और कोई भी इंटरनेशनल बॉडी होगी, इंटरनेशनल बॉडी जैसे इस टाइम हम क्या मान लेते हैं, ब्रिक्स होगी, आशियान होगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, ओईसीडी होगी, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होगी, ओपेक होगी, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनके बारे में सुना नहीं। उन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उनको छोड़ सकते हो, उनको ज्वाइन कर सकते हो, हम आपको नहीं रोकने वाले। आफ्टर द वॉर, आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, a constituent assembly would be convened to frame a new constitution, and member of the assembly would be partly elected by the provincial assembly through the proportional representation and partly nominated by the state। उन्होंने बोला कि देखो जैसी वार खत्म होगी हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, जो आपने बोला है कि जो आपके लॉ बनाएगी, और उसमें कुछ लोग इलेक्टेड होके आएंगे। इलेक्ट कौन से होके आएंगे? जो प्रोविंशियल के अंडर आ रहे हैं, जैसे बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस हो गए, सिंध हो गए, ठीक है, इनसे जो मेंबर है वो इलेक्टेड होके आएंगे। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो नॉमिनेटेड होके आएंगे, क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट में इलेक्शंस होते नहीं थे, वहाँ पे प्रिंस वगैरह होते थे, वो अपना कोई दीवान शिवान कोई भेज देंगे जो अपना नंबर, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे। British government would accept the new constitution subject in two conditions, but ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ना सिर्फ दो कंडीशन में एक्सेप्ट करेगी, जो आपको बनाने के लिए हमने बताया। Any provinces not willing to join the union could have a separate constitution from a separate union। अगर कोई भी प्रोविंसेस क्या चाहती है, सपोज मद्रास चाहती है कि हम इंडियन यूनियन के साथ नहीं कनेक्ट होना चाहते, तो वो ठीक है, उनके लिए हम बोल देंगे ठीक है आप कनेक्ट मत हो, आपके लिए हम सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, ठीक है। कोई भी अगर होना चाहती है हो कनेक्ट इंडिया यूनियन के साथ, और नहीं होना चाहती तो ना हो, उसकी मर्जी है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नेगोशिएट द ट्रीटी टू द इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ द पावर एंड टू सेफगार्ड रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। और एट द सेम टाइम क्या करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या करेगी, वो ट्रीटी आपको देगी और आपको ट्रांसफर कर देगी पावर, बट एट द सेम टाइम वो क्या करेगी, फिर अगर रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके उनके बारे में भी सोचेगी, उनके सेफ गार्ड करने के बारे में सोचेगी। जैसे मान लेते हैं कि उस टाइम अगर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब दंगे नहीं होते, तो उनका ये डिमांड थी कि ठीक है जब अब हम क्या करेंगे, अगर कोई दो देश अलग हो गए, जब प्रोविंसेस अलग हो रही हैं, तो जो उनकी मूवमेंट होगी हम उसमें कोई वगैरह चाहेंगे कि वायलेंस वगैरह ना हो, उनका ये कंडीशन थी। बट इसी नाम पे ये ऊपर ऐसा कुछ था नहीं वैसे। इन द मीन टाइम, अब देखो अब बात क्या आ रही है, ये सही मुद्दा है जो वो चाहते हैं क्या। इन द मीन टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड एंड द गवर्नर जनरल पावर्स विद वुड रिमेन इंटैक्ट। उन्हें बोला कि बट ये सब कुछ तो हम कर देंगे, बट एट द सेम टाइम डिफेंस किसके पास रहेगा, हमारे पास। वो हमारे पास रहेगा क्योंकि हमने क्या करना है, वार लड़नी है। क्यों वार लड़नी है, हमने और ज़्यादा टेरिटरी गेन करनी है, हमने जापान और जर्मनी को हराना है, और मेरे ऊपर यूएसए का दबाव काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, हम इंडियन सोल्जर को यूज़ क्यों नहीं कर रहे। देखो डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट एंड इम्प्लीकेशंस, द प्रपोजल डिफर फ्रॉम दोस ऑफर्ड इन द पास्ट। देखो ये जो ऑफर था ना क्रिप्स मिशन का, ये अगस्त ऑफर के हिसाब से जो उससे पहले जो ऑफर आए थे उस हिसाब से क्या था, काफ़ी अलग था। क्यों, किस एस्पेक्ट में अलग था, आगे हम पढ़ने वाले। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी सोनली इन इंडियंस। अब ना पूरे का पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले वो पूरे का पूरे सिर्फ इंडियन है और कोई ब्रिटिशर्स नहीं है, एंड नॉट मेनली इन हैंड ऑफ इंडियंस। ऐसा नहीं है कि 50% इंडियन हो गया, 60% इंडियन हो गया, 70% हो गया, बोला ना 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 ना, ऐसा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही क्या करेंगे, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसे बनाएंगे। अ कॉन्क्रीट प्लान वाज प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उन्होंने बताया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पूरा हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से करेंगे, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और अगर कोई स्टेट ज्वाइन होना चाहती है तो वो हो, नहीं होना चाहती है ना हो, एक डेफिनेट अच्छा एक प्लान बनाया उन्होंने, पूरा बताया कि इस हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे। ऑप्शंस वाज अवेलेबल टू एनी प्रोविंसेस टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हमने बात की ऊपर कि जो प्रोविंसेस जुड़ना चाहती है वो जुड़े, जो नहीं जुड़ना चाहती वो मत जुड़े, उनके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा।
अ ब्लूप्रिंट फॉर द इंडियन पार्टीशन। और एट द सेम टाइम जब उन्होंने ये बात की ना, तो आप मान सकते हो कि एक तरीके से ना 4-5 साल पहले जो पार्टीशन होने से पहले एक ब्लूप्रिंट मिल चुका था कि हाँ, कि ऐसे भी जब ब्रिटिशर्स जाएंगे तो वो अगर हमें सेपरेट होने का मौका दे दे तो पाकिस्तान बन सकता है। तो एक तरीका ब्लूप्रिंट मिल चुका था। फ्री इंडिया कोई विड्रॉल फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, और एट द सेम टाइम वो कॉमनवेल्थ से विड्रॉ कर सकती है, उसको ज्वाइन कर सकती है, या किसी भी इंटरनेशनल एंटिटी या किसी भी इंटरनेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इंडियंस वर अलाउड अ लार्ज शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंटरिम पीरियड। उनको काफी ज्यादा उस शेयर एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बट टिप्स मिशन आल्सो फेल्ड। और फेल्ड क्यों हुआ है अब वो देखते हैं। कांग्रेस ने किस किस चीज़ों को ऑब्जेक्ट किया। आफ्टर डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड ऑफ प्रोविजन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कांग्रेस ने बोला कि देखो डोमिनियन स्टेटस तो हमें चाहिए, हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की है, आप अभी भी डोमिनियन स्टेटस का राग लगा के बैठे हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट बाय नॉमिनीज एंड नॉट बाय द इलेक्टेड प्रोविंसेस, उन्होंने बोला कि देखो बाकी सब प्रोविंसेस से जब मेंबर इलेक्ट होकर आ रहे हैं वहां पे लोग उनको इलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल स्टेट कौन सी कोई एक्सेप्शन है। वहां के लोगों की बातें क्यों नहीं आ रही है, वहां के राज्य के पास इतनी पावर क्यों है कि जो वो अपना नॉमिनेट कर रहा है, वो आके यहाँ पे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तो वो आके अपने यहाँ पे बात करेगा, अपने पॉइंट्स रखेगा। ऐसा नहीं होने वाला। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जनता के हिसाब से, पीपल के हिसाब से। पीपल के पास पावर है, ना कि किसी एक इंसान के पास। उनको ये पॉइंट भी पसंद नहीं आया। राइज टू प्रोविंसेस टू सीड एज दे वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल यूनिटी। उन्होंने बोला कि अगर हम हर किसी को ये ऑफर दे रहे हैं कि अगर ठीक है आप इंडिया यूनियन से जुड़ना चाहते हो बहुत अच्छे, नहीं जुड़ना चाहते हो मत जुड़िए, तो हर कोई चाहेगा ठीक है हम अलग ही हो जाते हैं, ठीक है किसी के अंडर रहने की जरूरत क्या है, अलग हो जाते हैं। और अगर सब अलग हो गए तो वो इंडिया की यूनिटी के बहुत खिलाफ हो गया। सेकंड, एब्सेंस ऑफ एनी प्लान फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द पावर। और सेम टाइम क्या हुआ, इन्होंने डिमांड क्या रखी थी अभी, हमें एक तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और आप क्या करो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बना के देना वार के बाद। बट इस टाइम हमें आपको आपको हमें इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर करनी पड़ेगी, जिससे हमें पता लगे कि हाँ भाई आप झूठ नहीं बोल रहे हो। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं लाया कि जिसमें उनको सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्या मिल जाए, पावर मिल जाए। ठीक है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ उनको पावर मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड द अब्सेंस ऑफ एनी रियल शेयर इन डिफेंस, उनको डिफेंस में भी कोई पावर नहीं मिल रही है किसको, इंडियंस को। द गवर्नर जनरल सुप्रीमेसी हैज टू बी रिटेन्ड। और एट द सेम टाइम गवर्नर जनरल के पास पहले जितनी पावर थी अभी भी उतनी पावर है, पूरा का पूरा इंडियन उसके अंडर आ रहा है। एंड द डिमांड दैट द गवर्नर जनरल बी द ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट बीन एक्सेप्टेड। उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड कौन होगा, गवर्नर जनरल का, वो हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेहरू एंड मौलाना आजाद वर ऑफ द ऑफिशियल नेगोशिएटर फॉर द कांग्रेस, ये दोनों उनके लिए क्या थे, ऑफिशिएटर थे, नेगोशिएटर थे किसके, ऑफिशियल कांग्रेस के। अब मुस्लिम लीग ने इसको मना क्यों किया, क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ सिंगल इंडियन यूनियन। क्योंकि यहाँ पे क्या बात आ रही है कि आप क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप यूनियन के साथ जुड़ना चाहो ना जुड़ना चाहो। उन्होंने बोला कि आप ऐसी बात क्यों करो कि इंडिया यूनियन है, आप क्या करो, आपने पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं लिया, आप इंडियन यूनियन यूनियन की बात कर रहे हो। डिड नॉट लाइक द मशीनरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द प्रोसीजर टू डिसाइड द सेशन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द यूनियन। देखो अब आपको आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने बोला है क्या, कोई भी प्रोविंसेस अगर चाहे तो इंडियन यूनियन के साथ जुड़े, और कोई भी प्रोविंसेस चाहे इंडियन यूनियन के साथ ना जुड़े, उसकी अपनी मर्जी, हम सब कुछ उन पे छोड़ देते हैं। तो ये तो जिन्ना के लिए सबसे अच्छी बात होगी थी। क्यों, क्योंकि अब इंडिया यूनियन के साथ अगर वो नहीं जुड़ना चाहता था तो यहाँ से जो बांग्लादेश वाला एरिया बाद में बना है, और यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंसेस, ठीक है, वो कौन सा एरिया बना के बनी है, सिंध वाला एरिया बना के बनी है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस बना के बनी है। थोड़ा बहुत पोर्शन पंजाब भी लेके गई है, थोड़ा बहुत पोर्शन यहाँ से असम वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे और कौन सा पोर्शन आता है, बांग्लादेश वाला, वेस्ट बंगाल, जो ईस्ट बंगाल हम जिसको कहते हैं। तो अगर ये सारे पोर्शन क्या कर दे, ये सारे के सारे पोर्शन बोलने कि हमें इंडियन यूनियन के साथ नहीं रहना, बहुत अच्छी बात होगी, पाकिस्तान बन गया, मुबारक हो। फिर उन्होंने क्रिटिसाइज किया मुस्लिम लीग ने, जो जिन्ना था ना उसको डर था
उसको किस बात का डर था? उसको इस बात का डर था, वो बोलता कि ये पूरा का पूरा जो एरिया हमें कॉन्टिन्यूस एरिया हमें पूरा का पूरा चाहिए। और उसको लगा कि देखो, चाहे ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, लेकिन पावर का लालच तो सबको है। मान लेते हैं कि अगर ये पास हो गया क्रिप्स मिशन, जो सिंध वाले हैं वो बोले कि नहीं भाई, हमें कोई किसी एक के साथ जुड़ना नहीं है, हमें अलग रहना है। सिंध अलग हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस अलग होगी, ये पंजाब वाला पोर्शन अलग हो गया, असम इधर से उसका साउथर्न पोर्शन असम का यहाँ से अलग हो गया, और ईस्ट प्रोविंस यहाँ से अलग होगी। ये तो 5 स्टेट्स बन गई। और वो क्या चाहता है, एक यूनिफाइड एरिया चाहता था, क्योंकि पावर उसको भी चाहिए थी जिन्ना को। अगर किसी को पावर मिले, उनको बोले कि आप सेपरेट स्टेट ले लो, तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई डिमांड करेगा कि मेरे को अकेली दे दो, चाहे जितनी मर्जी छोटी हो। मैं अगर सुप्रीम रूलर हूँ वहाँ का, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर जिन्ना चाहता उसको पूरा का पूरा एरिया चाहिए था। तभी उन्होंने क्या बोला कि हम भी क्रिटिसाइज करते हैं किसको, कि आप जो प्रोविंस कभी भी जाके एसेशन कर सकती है किसी भी एरिया से, वो चीज़ हमें भी नहीं चाहिए। आप सीधे तरीके से बोलो कि हाँ पाकिस्तान बन गया, ये एरिया पाकिस्तान का है, ये एरिया पाकिस्तान का है पूरा, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। क्यों? क्योंकि हम मुस्लिम्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये बात हुई थी, तभी मुस्लिम लीग ने उसको क्रिटिसाइज किया। सब पावर का गेम है, सिंपल सी बात है। Thought that the proposal denied the Muslim the right of self determination and the creation of the Pakistan। और एट द सेम आप क्या कर रहे हो, मुस्लिम को सेल्फ डिटरमाइन करने का मौका नहीं दे रहे हो। देखो पहले क्या हुआ, अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर के काउंटर करने के लिए एज अ रिएक्शन हमने क्या पास किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये आपको पता होना चाहिए। फिर कौन सा आया, क्रिप्स मिशन। उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, हमने क्या लाया, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आपको पूछ सकते हैं कि क्विट इंडिया किसका रिएक्शन था, कौन सी चीज फेल हो गई थी उसके बदले क्विट इंडिया मूवमेंट आया। आपको पता होना चाहिए, जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको हटाने, फिर डेडलॉक हटाने के लिए उन्होंने क्या बोला, क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने बोला कि बस देखो यार, अब तो करो या मरो। इसी टाइम में डायलॉग आया था, डू और डाई, जो गांधी जी ने किया था, जो उनके नेचर के वो तो काफी खिलाफ था। बट देन अगेन, देखते हैं आगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी आर द वर्ड द एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ द स्ट्रगल। वाई स्टार्ट स्ट्रगल नाउ, अब स्ट्रगल करने का मूवमेंट क्या था, द रीजन वर फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। ऑब्वियस सी बात है, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक बन गया। There was a popular discontent because of the rising prices of the shortage of rice, salt, etc., and because of the factors such as commanding of boats in the बंगाल एंड उड़ीसा। देखो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे वहां पे वो वार लड़ रहे थे, तो यहाँ से ना जितना भी राइस, मतलब कोई भी फूड आर्टिकल्स था, वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटेन में। उनको लग रहा था कि हम क्या करते हैं, ब्रिटेन में ट्रांसफर करते हैं। और इसी वजह से ना 1942 1943 के साथ ना एक बंगाल फैमिन आया था, जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर डेड। इतने ज्यादा लोग मर गए, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन दोस फैमिन। और वो ह्यूमन इंड्यूस्ड फैमिन थे, ऐसा भी नहीं कि नेचर की वजह से आए, ह्यूमन इंड्यूस्ड फैमिन, इंसानों की वजह से आए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फूड थे उसको ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दिया गया, टूवर्ड्स द ब्रिटेन। और जब, शायद अगर आपने सुनी ना हो, अगर आपको एक यूट्यूब में, अगर मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा, शशि थरूर की, शशि थरूर की ब्रिटेन के ऊपर क्या है, कि ब्रिटिश ऑन रेपरेशन। इस नाम की ना एक वीडियो होगी, अगर आप वो देख सको। लेट मी, अगर आपको ये वीडियो है, अगर आपको ये देखने का मौका मिले तो ये वीडियो पक्का देखना है एक बार। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से भरी लोडेड वीडियो है, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वीडियो एक बार जरूर देखें। तो उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने मोस्ट ऑफ द गोड्स क्या कर दिए, फूड का भेज दिए ब्रिटिश की तरफ। अब जब ब्रिटिश में वहां पे भेजे, तो वहां पे ऐसा नहीं था कि वहां पे फूड की कमी थी, वहां पे वो क्या कर रहे थे,
उनके बड़े बड़े डैम बना के रखे थे, उनको ऐसा स्टॉक रिजर्व रख बना के रख रहे थे। उनको भी जरूरत भी नहीं थी कि 2 साल 3 साल अगर वार चल जाएगी तो हम स्टॉक रख देते हैं पहले। वो स्टॉक वहाँ इकट्ठे कर रहे हैं, यहाँ पे हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लोग मरने शुरू हो गए। मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और जब कुछ ब्रिटिशर्स थे जो यहाँ पे थोड़ी इंसानों से मतलब इंडियन से थोड़ा लगाव रखते थे, उन्होंने क्या किया, जो विंस्टन चर्चिल थे उस टाइम के वहाँ के पीएम, उनको लेटर लिखा और उनको बोला कि मैनी इंडियंस आर डाइंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ फैमिन, कुछ खाने के लिए नहीं है, कोई कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं है। जो बंगाल में बोट आ रही थी, उड़ीसा से बोट आ रही थी, कहाँ से, मलेशिया से वगैरह से, तो वो भी हमने क्या कर दिया, मोस्ट ऑफ द हमने डाइवर्टेड कर दी टू ब्रिटेन। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे लोग मर जाएंगे। मर क्या जाएंगे, मर रहे हैं। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या किया था, एक अपने जो लेटर, जिसके ऑफिशियल लेटर भेजा था, उसने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडियंस मरते हैं तो मरने दो। और उसने क्या किया था, एक मार्जिन में, छोटे से मार्जिन में साइड में उसने क्या लिखा था, अनऑफिशियल तरीके से उसने लिखा था कि अगर आप कह रहे हो कि इतना ज्यादा वहां पे भूखमरी है, इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो गांधी अब तक क्यों नहीं मरा? फिर इतनी भूख है तो गांधी को मर जाना चाहिए था अभी तक। तो इस तरीके से मतलब उसका हिसाब था, हिसाब टेम्परामेंट था हमारे इंडियंस को लेके। देयर वर फियर इन ब्रिटेन फॉलोइंग द स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी इन असम, बंगाल एंड ओडिशा अगेंस्ट द पॉसिबल जापानीज एडवांसमेंट। अब देखो, एट द सेम टाइम अब स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी क्या होती, तो उनको लग रहा था कि इंडिया में देखो, ये जो हमारा इंडिया, यहाँ से वो आने वाले थे कौन, जापान वाले, क्योंकि मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन्वेट किया था, उनका आइडिया था यहाँ से हम जाएंगे, ये असम हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, सॉरी ये असम हो गया पूरा, ये मेघालय हो गया नीचे। उनका आइडिया था कि हमने यहाँ से जाना है और यहाँ पे इंडिया पे इधर जाके अटैक कर देना है। तो ब्रिटिशर्स क्या करना करना शुरू कर दिया उन्होंने, इस असम वाले एरिया के आसपास क्या करना शुरू कर दिया, इस बंगाल वाले एरिया के आसपास, ये उड़ीसा वाले एरिया के पास पास ना, जितनी भी फसल लगी थी ना, सबकी सब फसल को जला दिया। उससे हम क्या कहते हैं, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। क्यों ये फसल को जलाया, क्यों? क्योंकि जो यहाँ से ना जापानीज ट्रूप्स आ रहे हैं, उनको रास्ते में कुछ खाना खाने के लिए ना मिल जाए। अगर सब जला देंगे, हम जितने भी कुएं उनको पॉइजन कर देंगे, तो इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो मे भी वो रुक जाए। तो ये स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी थी, ठीक है। ये अब ये रीजन बन रहे कि लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, वो चाहते हैं कि स्ट्रगल स्टार्ट हो, क्योंकि उनके पास खाना खाने के लिए नहीं, ऊपर से ब्रिटिशर्स जो थोड़ा बहुत उगा रहे हैं उसको भी जलाने के चक्करों में। न्यूज ऑफ रिवर्स suffered by the British in Southeast Asia and eminent British collapse enhanced popular willingness to give expression to the discontent। देखो एट द सेम टाइम उनको नजर, क्योंकि इंडियंस को भी पता चल रहा था कि ब्रिटिश हार रही है, साउथ ईस्ट एशिया में जापान ने कुछ उस पर हमला कर दिया, अब वो हार रही है, तो ये भी चाहते थे कि हम भी क्या करें कि ब्रिटिश पे इसी टाइम हमला कर दें और हम ब्रिटिश को यहाँ से भगा दें। द जापानीज ट्रूप्स वर अप्रोचिंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया। पॉपुलर फेथ इन द स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज so low that the people were withdrawing deposit from the bank and the post office। obviously बात है, जब गवर्नमेंट गिरती है तो उनकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो लोगों को इतना भरोसा खत्म हो गया था ब्रिटेन गवर्नमेंट पे कि वो अपने सारे के सारे बैंक से क्या कर रहे थे, करेंसी हट ले रहे थे और जल्दी से जल्दी स्टॉक पाइल कर रहे थे कि खाना कुछ ही बचा नहीं, क्योंकि अब इन पे हमें भरोसा रहा ही नहीं है। ब्रिटिश बिहेवियर टुवर्ड द इंडियन सब्जेक्ट इन द साउथ ईस्ट एशिया एक्सपोज द रेसिस्ट एटीट्यूड ऑफ द रूलर। क्यों? ऑब्वियसली बात है, वो इंडियंस को आगे जाके मरने के लिए भेज रहे थे, और इससे पता चलता है कि वो हम जिस तरीके से वो बोलते थे ना कि हम आपको क्या बनाए, सिविलाइज्ड बनाने आए, इस तरीके से सिविलाइज्ड कुछ नहीं है, इनको सिर्फ क्या अपने प्रॉफिट से लेना देना है, इसके अलावा उनको कोई कुछ लेना देना नहीं है। लीडरशिप वांटेड टू कंडीशन द मास फॉर रीजनेबल जापानीज इन्वेजन। और लीडरशिप भी उस टाइम पे जाती थी कि हम क्या करें कि जापानीज को जो इन्वेजन हो रहा है उसको हम यूज करें लोगों को अप्रोच करने के लिए। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, और जब उन्हें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लाया, इसमें क्या क्या था? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज रेटिफाइड एट द कांग्रेस मीटिंग इन ग्वालियर टैंक बॉम्ब, जो बॉम्बे में जगह, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कब? अगस्त 8 को क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया गया था 1942 में। आपसे पूछ सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट किस डेट को किया हुआ था, सही का एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन टाइप भी आपको आ जाते हैं। द मीटिंग आल्सो रिजॉल्व टू डिमांड एन इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्विट इंडिया ऑब्वियसली बात है, मतलब ही क्या है कि वो चाहते हैं कि अभी ब्रिटिश रूल का खत्म हो जाए।
डिक्लेयर कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फैसिज्म एंड इंपीरियलिज्म। और अगर इंडिया फ्री है, ब्रिटिशर्स हम पे रूल नहीं कर रहे, तो हमें अपने आप को डिफेंड करना है इंपीरियलिज्म से भी, ब्रिटिश का फैला रहे हैं, फैसिज्म जो जर्मनी फैला रही है। फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट द ब्रिटिश आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉ। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही ब्रिटिश हट चले जाएंगे तो हमने एक इंडियन गवर्नमेंट बनानी है, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल क्या हो गया, जो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी गवर्नमेंट बने, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा देर के लिए बन रही है। सैंक्शन अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और हमने क्या करना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करनी है ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ये सब कुछ पास हुआ था किसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो कांग्रेस बैठी थी, उन्होंने सब कुछ पास किया है। और गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस क्या थे, डिफरेंट सेक्शन, मतलब हर किसी को, हर अलग अलग वर्ग को हमने के दिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उन्होंने क्या बोला कि रिजाइन मत करो, बट डिक्लेयर कर दो अपनी एलिजेंस किसके टूवर्ड, कांग्रेस के, हम कांग्रेस के साथ हैं। सोल्जर्स को क्या बोला कि आर्मी मत छोड़ो, पर एट द सेम टाइम कंपेट्रियट्स के ऊपर अब अटैक मत करो। जो भी इंसान क्या कर रहा है, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा है, मतलब अगर आप वो क्या कर रहा है, चाहता है कि ब्रिटिश बाहर चले जाए, उसके खिलाफ हड़ताल वगैरह कर रहा है, कोई भी कर रहा है, मोर्चे निकाल रहा है, आप उसके फायर नहीं करोगे उसके ऊपर। स्टूडेंट्स को बोला कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, स्टडी छोड़ दो, इस टाइम आपसे स्टडी होने वाली नहीं है। पीजेंट्स, फार्मर्स को क्या बोला कि अगर जमींदार एंटी गवर्नमेंट है तो उसको कितना रेंट देना है, जो म्यूचुअली एग्रीड हो, जितना आप दे सको। और आप बोलो कि देखो हम इतना ज़्यादा नहीं दे सकते, हम इतना दे पाएंगे, अगर म्यूचुअली एग्रीड है तो उस हिसाब से दे दो। अगर वो जमींदार क्या एंटी गवर्नमेंट है, लेकिन अगर वो प्रो गवर्नमेंट है तो उसको बिल्कुल रेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट के साथ है, 1 रुपया भी मत दो। प्रिंस को क्या बोला, जो राजा थे, उनको बोला कि सुनो, मासिस को एक्सेप्ट कर लो सवरेनिटी, क्या कि आप ना जनता ही जनार्दन है। ऐसा नहीं है कि आप राजा हो, अब राज्य वाली बातें की, अब आपको सपोर्ट करना चाहिए अपने किसको, अपने लोगों को। और उनके लोगों को क्या बोला, जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे, उनको बोला कि देखो, सपोर्ट द रूलर, अगर अपने रूलर जो है तब भी आपको सपोर्ट करो अगर वो एंटी गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर क्या करता है, उसका स्टांस है, ठीक है, तभी क्या करो, उसको सपोर्ट करो। बट अगर वो प्रो गवर्नमेंट है तो क्या कर दो, उसका बिल्कुल साथ नहीं देना। एंड डिक्लेयर यूरसेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशन। और आप डिक्लेयर कर दो क्या, कि हम किसी राज्य के अंडर नहीं आते, किसी प्रिंसली स्टेट के अंडर नहीं आ रहे, हम किसके अंडर आ रहे, एक यूनियन के अंडर, जिसका नाम क्या है, इंडिया। ठीक है। अब मूवमेंट को स्प्रेड कैसे हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी एंड ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी एंड द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वर डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। और जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने ही वाला था, उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कांग्रेस कमेटी को क्या कर दिया, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। और जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने वाली थी ना, तो पिछले दिन ही रात को क्या कर दिया, जो प्रोमिनेंट लीडर थे, जिन जो फेस थे, एक तरीके से आप मान सकते हो कि क्विट जो इस मूवमेंट के फेस बनने वाले थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, सबके सबको पिछली रात को उठा लिया गया। तो मतलब क्या है कि क्विट इंडिया मूवमेंट ना लीडर्स के दम पे नहीं चली। अब बात आती है कौन सी वाली, कि जब ना बात आई थी क्या, कि हमें काउंसिल एंट्री करनी चाहिए, जब लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। अब वो कंस्ट्रक्टिव वर्क की पावर नजर आएगी कि छोटे तबकों को, लोगों को, पीजेंट्स को, जो हिंटरलैंड्स में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, उनको जाके जो नॉलेज दी गई ना, अब वो काम आने वाले। क्यों, क्योंकि अब क्विट इंडिया मूवमेंट आपको लीडर नहीं चलाने वाला, क्विट इंडिया मूवमेंट कौन चलाएगा, वो लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं उसके बारे में। पब्लिक ऑन रैम्पेज, द जनरल पब्लिक अटैक सिंबल ऑफ अथॉरिटी, उन्होंने सिंबल ऑफ अथॉरिटी पे अटैक किया एंड होस्टेड नेशनल फ्लैग फोर्सफुली ऑन द पब्लिक बिल्डिंग्स में। ठीक है। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, मैनी नेशनलिस्ट वन अंडरग्राउंड एंड took to subversive activities. The participants of these activities were of socialist, forward bloc members, Gandhi Ashramites, revolutionary nationalist and local organization। क्योंकि जो थोड़े बहुत लीडर बचे थे, जिनको नहीं पढ़ के लेके थे, वो सब अंडरग्राउंड हो गए, उनको पता था कि जैसे हम ऊपर किए नहीं, सब हमें उठा के लेके जाएंगे। पैरेलल गवर्नमेंट्स वर एस्टैब्लिश एट मैनी प्लेसेस। ये हो सके ना, ये नाम याद रखना, बलिया में किसने लाई थी, चिट्टू पांडे ने। ठीक है। तमलुक में किसने, मिंडीपुर में। ठीक है। किन्होंने लाई थी, जैतिया सरकार ने। सतारा में किसने लाई थी, रति सरकार ने। ठीक है। ये सब क्या थी, पैरेलल गवर्नमेंट चलाई थी। और ये क्या करते थे, पूरी की पूरी इन्होंने क्या की, क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाया। इन्होंने हर रोज क्या करते थे, अंडरग्राउंड इन्होंने रेडियो रखे थे, इलीगल रेडियो रखे थे, इन्होंने इलीगल गवर्नमेंट्स बना के रखी थी, अपनी जो छोटे छोटे अपने क्या ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी थी। और वो क्या करते थे, फैलाते थे कि आज हमने ये करना है, हम इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पूरी की पूरी क्विट इंडिया मूवमेंट किसने चलाई, इन लोगों ने।
एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन। अब यूथ सबसे पहले कि मास पार्टिसिपेशन का कितना एक्सटेंट रहा, कितना वाइड रहा है वो। यूथ स्पेशली द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज स्कूल्स एंड कॉलेजेस रिमेन्ड इन द फोरफ्रंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसी बात चल रही है तो सबसे आगे कौन होगा? यूथ। और आज भी वही सेम बात है, कोई भी चीज़ है यूथ हमेशा क्या रहता है, आगे रहता है, क्योंकि यूथ को एंथुसियाज्म होता है उतना। वुमेन स्पेशली स्कूल एंड कॉलेज गर्ल actively participated and included Aruna, Asif Ali, Sushekta, Haripal Nandi, उषा मेहता, ये सब वुमेन्स भी गई, उन्होंने आगे पार्टिसिपेट किया। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक्स एंड फेस्ड रिप्रेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर वर्कर्स स्ट्राइक में जाएंगे तो उनको रिप्रेशन क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, लाठी चार्ज वगैरह हो गया। पीजेंट्स ऑफ ऑल द स्ट्रेटा वर एट द हार्ट ऑफ द मूवमेंट। अब देखो पीजेंट्स भी आ रहे हैं, और ये कैसे है, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे। जब लोगों के पास गए, उन्होंने लोगों को समझाया कि ब्रिटिश रूल जाएगा, हमें इस तरीके से इंडिजिनस इंडस्ट्री को चलाना है, हमें अपना देश चलाना है, हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, जमींदारी सिस्टम को हटाया जाएगा। इस तरीके से क्या किया, अब पीजेंट्स पे आना शुरू हो गए, और इवन सम जमींदार्स पार्टिसिपेटेड। मुझे कौन जमींदार रहे होंगे? जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से फायदा नहीं मिल रहा था, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिनकी जमीन ले ली थी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हर चीज़ में मिल रही है, ये क्यों चाहेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से? Government officials, especially those belonging to the lower level in the police and administration, participated, resulting in the erosion of the government loyalty. जो पावर में ना, अगर ऑब्वियसली बात है, पावर करप्ट्स, और अगर हाई लेवल के उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए अगर इंडियंस को भी, तो वो भी किसके लॉयल हो जाते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। बट जो छोटे लेवल थे उनको डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी, तो ऑब्वियसली बात है वो किसका साथ देंगे? कांग्रेस का। वो भी चाहेंगे कि हमारा देश आज़ाद हो, हम अपने देश के अंदर काम करें, तो जब हमारा देश ही वाले होंगे तो हमसे डिस्क्रिमिनेट कौन करेगा? मुस्लिम हेल्ड बाय गिविंग शेल्टर टू अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। और देखो उस टाइम ना मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया एक्टिवली इतना, लेकिन मुस्लिम्स ने क्या किया कि कोई भी अगर क्या कर रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट में अगर हिंदू था, क्रिश्चियन था, कोई भी डिफरेंट कम्युनिटीज के थे, तो उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे, अपने घर में रहने के लिए दे रहे थे, उनको खाना पीना हर कोई प्रोवाइड कर रहे थे। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसकी सबसे जो बेस्ट बात है ना, वो क्या है? देयर वर नो कम्युनल क्लैशेस ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। सबसे ज़्यादा पीसफुल मूवमेंट कोई रही है, इधर हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर दिखी है तो वो कहाँ पे दिखी है? क्विट इंडिया मूवमेंट में। इधर चाहे मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट उन्हें पूरा साथ पूरा दिया, उनको शेल्टर दे के, उनको खाना शाना प्रोवाइड करके। देखो अब जो कम्युनिस्ट नहीं थे, जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वगैरह जो थे, वो स्टार्टिंग में क्या चाहते थे कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को हटाया जाए, कुछ किया जाए ऐसे। बट अब ना डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने मूवमेंट ही नहीं ज्वाइन किया, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आप बोलोगे कि कम्युनिस्ट तो काफ़ी अच्छे थे, वो ज्वाइन करना चाहिए था, अब उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया? इन द वेक ऑफ रशिया। क्यों? क्योंकि अब बीइंग अटैक्ड बाय नाजी जर्मनी, अब रशिया पे भी अटैक करना शुरू हो गया था, कौन? जर्मनी। ठीक है, और कम्युनिज्म की शुरुआत ही कहाँ से हुई है? रशिया से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कम्युनिस्ट होंगे उनको कुछ लेना देना नहीं देश से, वो क्या चाहते हैं, बस रशिया बच जाए। ठीक है, तो उन्होंने किसका साथ देना शुरू कर दिया? ब्रिटेन गवर्नमेंट का। द कम्युनिस्ट बिगेन टू सपोर्ट द ब्रिटिश वार अगेंस्ट द जर्मनी एंड द इंपीरियलिस्ट वार बिकेम द पीपल्स वार। देखो हर कोई अपने हिसाब से चलता है, जहां उनको प्रॉफिट दिखता है वहां चलते हैं। कुछ लोग हैं जो ये खास करके लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं ना, स्टूडेंट्स हो गए, वुमेन्स होगी, पीजेंट्स हो गए, ठीक है, इन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई है। चाहे मानते हैं जो ग्रेट लीडर्स होने जरूरी है, क्योंकि आपको डायरेक्शन देने के लिए कुछ होना चाहिए, बट ना लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की है। ये जो हम आज़ादी से आज हम बैठे ना, समटाइम्स मुझे लगता है कि हम शायद इसके काबिल नहीं है, बट लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, इतना सेक्रीफाइस किया कहने की बात नहीं है। आप कोई भी रेवोल्यूशनरी उठा दो तो रेवोल्यूशनरी मिलते ही नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल उन्हें जेल में गुजारे, और हमें तो घर में नहीं बैठा जाता है आजकल। देन अगेन ऐसा काम करो कि लगे हमें कुछ कि हाँ आज़ादी के हम वर्थ इट हैं। जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, कम से कम 15 अगस्त वाले दिन, 26 जनवरी वाले दिन, 23 मार्च, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि 23 मार्च में क्या हुआ था। कि 3 जो हमारे रेवोल्यूशनरी थे उनको मार्टर मिला था, इतना होना चाहिए, कम से कम दिल में तो रहना चाहिए। द मुस्लिम लीग अपोज द मूवमेंट, fearing that if the British left India,
एट दैट टाइम द माइनॉरिटीज वुड बी ऑप्रेस्ड बाय द हिंदूज। और मुस्लिम लीग को अलावा अपना डर लगा हुआ था। मुस्लिम लीग को लग रहा था, देखो इस मुस्लिम लीग को क्या डर था? मुस्लिम लीग को डर था कि इस टाइम अगर क्विट इंडिया मूवमेंट जो चल रही है, इस टाइम ब्रिटिश अगर छोड़ के चले जाते हैं तो पाकिस्तान नहीं बनने वाला। जब पाकिस्तान नहीं बनने वाला तो हमें लगता है कि यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में, तो मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब आप बोलोगे कि ऊपर तो हमने पढ़ा कि मुस्लिम से बहुत ज़्यादा हेल्प की शेल्टर देने में, बट अब मुस्लिम लीग क्या बोल रही है, अपोज थी इसके। ये बात ही यही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जिन्ना बोल रहा है वही सब मुस्लिम्स बोल रहे हैं। ये पॉलिटिकल पावर की गेम होती है। उसको लग रहा था जिन्ना को कि हाँ अगर हमें चला गया हमें वो पावर नहीं मिलने वाली, तो ऑब्वियसली बात है उसने क्या किया, इस मूवमेंट के खिलाफ था वो भी। एट द लास्ट अब मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि देखो पावर गेम है सभी का, जिसके पास पावर है लाठी उसी की है। द हिंदू महासभा बाइकॉटेड द मूवमेंट, ऑब्वियसली बात है हिंदू महासभा ने क्या किया, बाइकॉट किया। प्रिंसली स्टेट शोड लो की रिस्पॉन्स। मुस्लिम लीग हेल्प नहीं कर रही है, हिंदू महासभा हेल्प नहीं कर रही है, प्रिंसली स्टेट्स हेल्प नहीं कर रहे हैं। बस बात किस में आ गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर वर इन जेल, क्योंकि उनको उठा लिया गया, पिछले दिन ही उनको प्रिजन में डाल दिया गया। तो सिर्फ कौन चला रहा है, मैं अब आपको वही बताने की कोशिश करूँ, वर्कर्स चला रहे हैं, वुमेन्स चला रही हैं, स्टूडेंट्स चला रहे हैं। ये लोग सबने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाया। गवर्नमेंट रिप्रेशन, ऑब्वियस बात है। अब बात आ रही है कि मार कितनी बड़ी होगी। ऑल्दो मार्शल लॉ वाज नॉट अप्लाइड, मार्शल लॉ क्या होता है, आर्मी लॉ, वो अप्लाइड नहीं हुआ, बट द रिप्रेशन वाज सिवियर, बहुत ज्यादा सिवियर था। एस्टिमेट लेफ्ट विदाउट लीडर, ऑब्वियसली बात है लीडर्स उस टाइम थे नहीं। देयर वर नो रिस्ट्रेंट्स एंड वायलेंस बिकेम कॉमन, वायलेंस दिन ब दिन नॉर्मल होता ही होता था। द मेन स्ट्रॉम सेंटर्स ऑफ द मूवमेंट वर इन, कहाँ सबसे ज्यादा मूवमेंट के स्ट्रॉम सेंटर चले थे, ईस्ट यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस इस टाइम क्या होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, मणिपुर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। इस जगह बहुत ज्यादा दंगे वगैरह चल रहे थे, डिप्रेशन हो रहा था, मार चल रही थी। स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड पीजेंट्स वर द बैकबोन, इन्होंने चलाई है पूरी मूवमेंट। वाइल द अपर क्लासेस एंड द ब्यूरोक्रेसी रिमेन लॉयल। देखो जो अपर क्लास है ना, जिनको थोड़े बहुत प्रिविलेजेस मिले थे, वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं है। जो हायर क्लास ब्यूरोक्रेसी है वो भी गवर्नमेंट से लॉयल है, किस, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। देखो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट भी नहीं हेल्प करने, प्रिंसली स्टेट्स हेल्प नहीं कर रही है, जो हाई लेवल ब्यूरोक्रेसी है वो भी ब्रिटिश के लॉयल है, ठीक है। अपर क्लास वाले लोग हैं जो, वो भी हेल्प नहीं कर रहे। इतना बड़ा स्ट्रेटा क्विट इंडिया मूवमेंट को चला ही नहीं रहा है। चला कौन रहा है, ये चला रहे हैं। इन्होंने बोला है कि देश आजाद करना है हमें, ये आपको बताना चाहिए। जो कंस्ट्रक्टिव वर्क इतनी देर से लगे हुए थे ना, लोगों को जाके सिखा रहे थे, अब पता चल रहा है क्या, जो मॉडरेट्स की जो तरीका था करने का, क्या कि हम क्या करेंगे, खुद रिफॉर्म लाएंगे, वो सबसे बेकार आइडिया था। लाना किसको था, इनको लाना था। इनके पास पढ़ाई नहीं है, इनके पास नॉलेज नहीं हो, चाहे इनको अनपढ़ बोल दो, लेकिन इन्होंने देश को आजादी दिलाई है। लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट सफर्ड कंसिडरेबल इरोजन, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट की लॉयल्टी कम होती गई, क्यों, क्योंकि जो लोअर ब्यूरोक्रेसी में थे उनके काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उन्होंने मूवमेंट को साथ दिया। मूवमेंट एस्टैब्लिश द ट्रूथ दैट इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रूल इंडिया विदाउट द विशेस ऑफ द इंडियंस। और मूवमेंट ने इतना बता दिया था कि पूरा का पूरा इंडियन ही अगर खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ही कितनी होगी, हार्डली 10 to 20%, 80% इंडिया तो खड़ा है। अगर इंडियंस का आप हेल्प नहीं लोगे तो इंडियंस को रूल नहीं किया जा सकता। एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी वॉज हायर देन बिफोर। स्पॉन्टेनिटी क्या हो गया कि जगदम कोई भी चीज हो जाना, ठीक है। ऑल्दो द सर्टन डिग्री ऑफ पॉपुलर इनिशिएटिव हैज बीन सैंक्शन्ड बाय द लीडर इटसेल्फ सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। लीडर्स ने कुछ बोला भी था कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, गाइडलाइंस भी मिले हुए थे। ग्रेट significance was that the movement placed the demand for the independence on the immediate agenda of the national movement। ठीक है, उन्होंने बोला कि देश को जल्दी जल्दी आजाद कर दो। आफ्टर क्विट इंडिया देयर वाज नो रिट्रीट, क्योंकि क्विट इंडिया का जब नारा लग चुका है तो इसके बाद अब पीछे नहीं हटा जा सकता। अब जो आज़ादी मिलेगी हम मर जाएंगे, डू और डाई, सिंपल सी बात है, अब पीछे नहीं हटने वाले। इन दिस स्ट्रगल द कॉमन पीपल डिस्प्लेड अनपैरेलल्ड heroism and militancy. The repression they faced were the most brutal and the circumstances under which the resistance was offered were most adverse। अब एट द सेम टाइम गांधी जी कहाँ पे थे, जेल में थे, क्योंकि उनको पिछले दिन उठा के कहाँ डाल दिया गया, जेल में।
इन फरवरी 1943 गांधी जी ने क्या कर दिया, फास्ट स्टार्ट कर दिया जेल में बैठ के। क्यों? क्योंकि जो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वायलेंस कर रही थी। गांधी जी ने कंडेम किया कि इतना ज़्यादा वायलेंस कर रहे हो, मेगा कर दो, फास्ट होना शुरू कर दो, ज़्यादा वायलेंस लोगों पे करना बंद नहीं करते हो। द फास्ट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द वायलेंस ऑफ द स्टेट। द फास्ट अचीव। अब उनके फास्ट एक्शन से फायदा क्या हुआ? पब्लिक मोरल वाज रेज्ड, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब कोई भी लीडर बाहर नहीं है, सबके सब लीडर अंदर है। और गांधी जी वन ऑफ द टॉप लीडर उस टाइम माने जाते थे। अगर कोई एक लीडर आपके लिए फास्ट रख रहा है तो ऑब्वियसली बात है लोगों का मोरल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोअर स्ट्रेटा के लोग क्या करते थे, सबका सब काम कर रहे थे। एंटी ब्रिटिश फीलिंग वर हाइटेंड। ऑब्वियसली बात है जब ये सब कुछ हो रहा है तो ब्रिटिश के लिए नफरत बढ़ती जाएगी। एंड अपॉर्चुनिटी वाज प्रोवाइडेड फॉर द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी सब लोगों को, जो चाहे अपनी मर्जी से हिसाब से कर रहा था। गवर्नमेंट हाई हाइडेडनेस वाज एक्सपोज्ड। गांधी जी गॉट द बैटल ऑफ हिज अपोनेंट एंड रिफ्यूज टू ऑब्लाइज बाय डाइंग। और गांधी जी फास्ट रखे, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, गांधी जी मारने थे। और इस चीज से ना गवर्नमेंट को क्या होता है कि दिन बर दिन और ज्यादा क्या होता है, फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ऑन मार्च 23 1943 पाकिस्तान डे वाज ऑब्जर्व्ड। ये भी आप दिमाग में रख लेना। फेमाइन, अब देखो ये फेमाइन की बात की थी 1943 में जो आया था। हॉरर एंड इनकन्वीनियंस ऑफ द वॉर वाज इंक्रीज्ड बाय द फेमाइन इन 1943। द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से थे? साउथ वेस्ट बंगाल। द फंडामेंटल कॉज ऑफ द फेमिन वाज, रीजन क्या था फंडामेंटल उसका, फेमाइन का? द नीड टू फीड अ वास्ट आर्मी डाइवर्टेड फूड स्टफ। अब वहां पे जो जंग चल रही थी उनको खाना प्रोवाइड करना था, सारा का सारा फूड वहां पे कर दिया, उनको डाइवर्ट कर दिया गया। राइस इंपोर्टेड फ्रॉम द बर्मा साउथ ईस्ट एशिया वास आल्सो उनको स्टॉप कर दिया गया और इसको सारा का सारा मूव करके ब्रिटेन लेके गए। द फेमिन गॉट एग्रीवेटेड बाय ग्रॉस मिसमैनेजमेंट एंड डेलिब्रेट प्रॉफिटरिंग। राशनिंग मेथड वर बिलेटेड एंड वर कन्फाइंड टू बिग सिटीज। उन्होंने क्या किया, मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा इस टाइम में, करप्शन बहुत ज्यादा चल रही थी एट द सेम टाइम। और ज्यादा क्या कर रहे थे वो, उन्होंने कन्फाइंड करके रखा, उसको राशन करके एक जगह से इकट्ठा करके रख दिया। लोगों को नहीं दे रहे थे, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा रखना चाहिए, क्या पता वार कब तक चलेगी तो हमें खाने की जरूरत पड़ेगी, इस हिसाब से कर रहे थे। इधर लोगों को बाहर देना चाहिए क्योंकि लोग मर रहे हैं, इनको कोई लेना देना था लोग से। फिर उसके पास आता है, दो फार्मूले आते हैं, एक राजगोपालाचार्य का आता है और एक लियाकत देसाई का फार्मूला आता है। हम दो फार्मूले पढ़ के देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला था कि पार्टीशन किस हिसाब से हो सकती है। फार्मूला, सी राजगोपालाचार्य द वेटरन कांग्रेस लीडर प्रिपेयर्ड अ फार्मूला फॉर कांग्रेस लीग। कब बनाया? 1944 में। और उसके पॉइंट क्या थे कि मुस्लिम लीग टू एंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस। कि मुस्लिम लीग चुप करके आए हमारे साथ तो बोले कि हाँ हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि हम जुड़ के अगर जो डिमांड करेंगे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, उतना ज्यादा किसमें प्रेशर बनेगा, ब्रिटेन में। लीग टू कॉपरेट विद द कांग्रेस इन फॉर्मिंग द प्रोविजन गवर्नमेंट एट द सेंटर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको बनानी पड़ेगी सेंटर में हमारे साथ मिलके। आफ्टर द एंड ऑफ द वार द एंटायर पॉपुलेशन द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया, इस एरिया में, और इस एरिया में आजकल जिस एरिया में पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। उन्होंने बोला कि ये जो दो एरिया हैं मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, उसमें क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे प्लेबिसाइड से। प्लेबिसाइड क्या होता है? प्लेबिसाइड होता है कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शंस। क्या कि लोगों को सीधे लोगों के पास जाना, लोगों को बोलना कि आप कहाँ पे रहना चाहते हो, आप सेपरेट स्टेट चाहते हो या आप क्या चाहते हो, या एक ही यूनियन रहे और आप सभी उसी के अंडर हो। उन्होंने ये कहा कि पर वो भी कब होगा, जब हमारा देश आजाद हो चुका होगा, ब्रिटिशर जा चुके होंगे, हम ये तब करेंगे। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्टीशन, अगर लोग मान जाते हैं कि ठीक है पार्टीशन होगा, एग्रीमेंट्स टू बी मेड जॉइंटली फॉर द सेफगार्डिंग डिफेंस कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। अगर लोग मान जाते हैं कि ठीक है इस एरिया को भी अलग कर दिया जाए, इस लोग एरिया को भी अलग कर दिया जाए, तो हर चीज अपने हिसाब से चलेगी आपकी, लेकिन डिफेंस कॉमर्स और कम्युनिकेशन ना हम सबका क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे हम थोड़ी देर पहले की एग्जांपल ले लें, 5 अगस्त 2019, इससे पहले क्या था, मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट थे हमारे स्टेट खुद उसमें डिसीजन लेती थी, एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। इसमें कौन लेता था, हमारा सेंटर क्या लेता था, डिसीजन लेता था। तो वैसे ही वो क्या बोल रहे थे कि हम क्या करेंगे, अगर हमने इस तरीके से किया, अगर कोई हम साथ नहीं रहे तो कम से कम 2 से 3 चीज़ हम कॉमन रखेंगे, डिफेंस वगैरह, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स वगैरह हम क्या करेंगे, कॉमन रखेंगे। अबव टर्म्स टू बी ऑपरेटिव ओनली इफ द इंग्लैंड ट्रांसफर फुल पावर टू द इंडिया। और ये जितनी भी ऊपर कंडीशन कब मानी जाएंगी कि ब्रिटेन सारी की सारी पावर हमें दे दे। ऑब्जेक्शन,
जिन्ना। जिन्ना वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सन मैंने देखा आज तक। अगर आपने इसके बारे में कभी हिस्ट्री पढ़ी तो आप देखना, मतलब इंसान बेवकूफ़ी की हद करता है ना, जो इसने वही किया। वांटेड द कांग्रेस टू एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी, और जिन्ना का चलता कि नहीं नहीं नहीं, तो पाकिस्तान चाहिए, सिंपल सी बात है। ये सिंपल से काम नहीं चलने वाला। हिंदू लीडर्स लेड बाय वीर सावरकर कंडेम्ड दिस सीआर प्लान। और जो अब जिन्ना अपोज कर रहा था, ऑब्वियसली बात है, जो हिंदू नेशनलिस्ट होंगे उन्होंने भी क्या बोला कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। आप कैसे बोल सकते हो कि दो अलग देश बनेंगे? ये कैसे हम सेपरेट कर लें? आप सिर्फ क्या बोल रहे हो? सिर्फ हम डिफेंस कॉमर्स कम्युनिकेशन में रखें, पूरा का पूरा देश एक ही बनेगा, कोई बीच में अलग किसी को स्पेशलिटी नहीं, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने वाले। फिर बात है किसकी, देसाई लियाकत पैक्ट आया, जिसमें बालू भाई देसाई और लियाकत मिले, ठीक है। बोथ ऑफ देम केम अप विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। और सेंटर ने बोला कि ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, उसमें कौन कौन होगा? इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस। मतलब अगर सपोज कर लो कि 100 मेंबर्स हैं, तो 40 मेंबर्स कहाँ से आएंगे? मुस्लिम लीग से आएंगे। 40 मेंबर कहाँ से आएंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और जो 20% है वो रिजर्व सीट किसकी रख दी जाएगी? माइनॉरिटीज के लिए। ये प्लान भी फेल हो गया। फिर आया किसका प्लान? वेवल्स प्लान। उस टाइम वेवल था वाइसरॉय जिस टाइम ये प्लान आया था। वाई द गवर्नमेंट वाज कीन ऑन द सोल्यूशन नाउ। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट को इतनी जल्दी क्या पड़ी है? गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि इतनी जल्दी पावर ट्रांसफर कर दी जाए, जल्दी इनको डोमेन स्टेटस दे दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए? क्योंकि ना, बात है ये, जो सिंपल सी बात कब आई थी, जिसकी वजह से साइमन कमीशन 2 साल पहले बुला दी गई थी 1927 में, जबकि उसको आना था 1929 में। क्यों? क्योंकि जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपने हिसाब से क्या करना है, जनता को मनाना है। जनरल इलेक्शन इन इंग्लैंड वर शेड्यूल्ड इन मिड ऑफ 1945, और जो कंजर्वेटिव्स थे वांटेड टू बी सीन एज अ सिंसियर ऑन रीचिंग अ सोल्यूशन। और कंजर्वेटिव चाहते हैं कि लोग हमें देखें हम काफ़ी सिंसियर टाइप के हैं, तभी हमें वोट मिलेगी, हम जल्दी से जल्दी सोल्यूशन में आना चाहते हैं। गवर्नमेंट वांटेड टू डाइवर्टेड इंडियन एनर्जीज इनटू द चैनल मोर प्रॉफिटेबल फॉर द ब्रिटिश। और गवर्नमेंट चाहते थे कि ठीक है, हम क्या करें, जो इंडियन एनर्जी है उसको किसी ऐसी जगह डाल दें जहाँ पे हमें ज़्यादा फायदा हो। कि इस टाइम वो क्या ही कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, जो भी देखो नुकसान ही कर रहे हैं हमारा, इस टाइम हमें उनसे फायदा इंडिया से हो नहीं रहा है। और प्लान ये क्या है उसका? कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीड बाय द वाइसराय लॉर्ड वेवल एट शिमला। शिमला में किया जून 1945 में। प्रपोजल उसने क्या क्या रखे? विद द एक्सेप्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ, ऑल द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सबके सब मेंबर कौन हो जाएंगे? मतलब 12 के 12 मेंबर कौन है? मतलब 10 मेंबर कौन हो जाएंगे 12 में से? इंडियन से। बट किस दो को छोड़ के? गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के। अब इन दोनों को क्यों छोड़ के? देन अगेन पावर, कमांडर इन चीफ है, गवर्नर जनरल है, उसके पास आर्मी है, और आर्मी से वार लड़ी जाती है, तो तभी उन्होंने बोला कि ये दो हमारे रहेंगे। देखो अभी भी वेबल यही बोल रहा है, अभी भी हमें कोई पूरी तरीके से वो इंडिपेंडेंस दे नहीं रहे। कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने बोला हिंदू को और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल वर टू फंक्शन एज अ इंटरिम गवर्नमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ 1935 एक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे इस फ्रेमवर्क में, 1935 फ्रेमवर्क जो एक्ट आया था। गवर्नर जनरल वाज टू एक्सरसाइज हिज वीटो ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। और जो गवर्नर जनरल ना, उसके पास अभी वीटो पावर होगी। मतलब क्या, कि आपको मिनिस्टर को एडवाइस दे रहे, जैसे इस टाइम को हम एडवाइस देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट को जाती है, वो क्या होती है? बाइंडिंग। ये आपका पॉलिटी सेशन आ गया। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जो प्रेसिडेंट को मिलती है बाइंडिंग, मतलब प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। और ये कब आया था? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया था? वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया था। ये कब बनी थी? 1976 को। ये थोड़ी पॉलिटी की नॉलेज है, आपको होनी चाहिए। पर यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, जो मिनिस्टर है, जो एडवाइस वो देंगे, उसको वीटो कर सकता है गवर्नर जनरल। मतलब क्या कि वो जरूरी नहीं है गवर्नर जनरल वो बात मानेगा ही मानेगा, उसको मना भी कर सकता है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पार्टीज वर टू बी सबमिट अ जॉइंट लिस्ट ऑफ द वाइसराय फॉर द नॉमिनेशन टू बी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो जो डिफरेंट पार्टीज हैं वो क्या करेंगे, एक अपनी लिस्ट बना के देंगी, बताएंगे कि हम किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं वाइसराय।
इफ द जॉइंट लिस्ट वाज नॉट पॉसिबल, सेपरेट लिस्ट आप रखा करो, सबमिट कर दो। अगर आपको लगता है कि जॉइंट लिस्ट आप नहीं दे सकते हो तो क्यों, क्योंकि अगर अगर मुस्लिम लीग को लगता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए और दूसरी तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगे हमें ये करना चाहिए, अगर उनके डिफरेंट व्यू हैं तो आप हमें अलग अलग लिस्ट भी दे सकते हो। अगर आप मिलकर एक लिस्ट नहीं बना सकते हमें तो। पॉसिबिलिटीज वर टू केप्ट ओवर फॉर नेगोशिएशंस ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वंस द वॉर वाज फाइनली वन। और उन्होंने बोला क्या, अभी बात चल रही है देखो, तभी तो वो मांग रहे हैं ना कि गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ हमारे पास आए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर्मी आ जाएगी। वार भी चल रही है। उन्होंने बोला कि देखो और ज़्यादा भी नेगोशिएशन हम कर सकते हैं, लेकिन वो कब नेगोशिएशन इसकी ज़्यादा कब होगी, जब हम वार जीत लेंगे उसके बाद। मुस्लिम लीग का स्टैंड क्या था? मुस्लिम लीग क्लेम्ड सम काइंड ऑफ वीटो इन द काउंसिल विद डिसीजन अपोज टू मुस्लिम लीग टू नीडिंग अ 2/3 मेजोरिटी फॉर द अप्रूवल। मुस्लिम लीग बोल रही है कि देखो हमें क्या मिल गया है, मिलेगा यहाँ पे वीटो। अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी पास करना चाहते, देखो हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, हम मुस्लिम्स बहुत कम है, तो मुस्लिम हिंदू क्या कर सकते हैं, हिंदू सब के सब अगर एक चीज़ पास करना चाहें तो हम उनको नहीं रोक पाएंगे। अगर कोई भी लॉ आ रहा है, कोई भी कुछ नई चीज़ आ रही है, तो अगर 2/3 वोट से मेजोरिटी से, इस मेजोरिटी से अगर मुस्लिम क्या कर देंगे, उसको अपोज कर देंगे, तो वो लॉ पास नहीं होगा। इस टाइप की वीटो हमें चाहिए। बट कांग्रेस का स्टैंड क्या था? कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू द प्लान एज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द कांग्रेस टू द स्टेटस ऑफ अ प्योरली हिंदू कास्ट पार्टी एंड इंसिस्टेड ऑन इट्स राइट टू इंक्लूड द मेंबर ऑफ ऑल कम्युनिटीज अमंग इट्स नॉमिनी। कांग्रेस ने क्या बोला कि देखो आप सिंपल तरीके से बोल रहे हो कि हिंदू और मुस्लिम क्या होने चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और आप ये नहीं बोल रहे हो कि जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स कौन से भी आ सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो हर डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, हर टाइप से लोग आ रहे थे ना। मुस्लिम लीग में सिर्फ मुस्लिम थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि आप क्या करोगे, आप हमें बताओगे कि जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुस्लिम है, सपोज आप मान लेते हैं कि 100 सीट्स हैं, 100 सीट में से हमने 40% सीट की रिजर्वेशन किसको दे दी, मुस्लिम्स को दे दी, जैसे आपने बोला ओके दे दी। अब ये नहीं होगा कि इन 40% में सिर्फ मुस्लिम लीग के लोग ही क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस 40% में इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी तो मुस्लिम लड़ सकते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है क्या? अगर आप बोल रहे हो कि सिर्फ मुस्लिम लीग के लोग यहाँ पे लड़ सकते हैं, तो आप क्या मानते हो? आप सिंपल सी बात मानते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या एक हिंदू पार्टी है और वो हमें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, सिख हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, हर हर टाइप के लोग आते हैं, तो हम सिर्फ एक हिंदू पार्टी नहीं है। और वेवल्स की मिस्टेक हुई इसकी कि बाद में जब मुस्लिम इनके बीच पंगा चल रहा था कि हमें वीटो मिली है, ये बोलते नहीं मिली है, तो वेवल ने गलती से अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई वीटो आपके पास पावर होगी। और जैसी एक तरीके से उन्हें वीटो पावर की वेवल ने दे दी, वेवल प्लान फेल हो गया। और जैसा ही वेवल प्लान फेल हुआ, तो इन्होंने बोला कि बस अब बहुत हुआ। अब बात आएगी कौन सी, माउंट बैटन के प्लान की। अब माउंट बैटन के प्लान, अब इतनी ज़्यादा हिस्ट्री रहेगी नहीं कि ये 1947 देश जल्दी आज़ाद हो जाएगा। तो कल क्या होगी, 15 मिनट से आधा घंटे के बीच क्लास होगी शायद, तो हम ये हिस्ट्री का ये पोर्शन पूरा ख़त्म कर देंगे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि कमेंट सेशन में आपको आंसर दे सकूँ। और आपको अभी इसके बाद इकोनॉमिक पोर्शन स्टार्ट करना है, तो अगर आपने इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ी है तो इकोनॉमिक्स भी आपको करा दी जाएगी। और साथ ही साथ हम पॉलिटी सेशन में स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका एसआई का जीएस पोर्शन सारा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इन्वायरमेंट इकोलॉजी पोर्शन कर चुके हैं, हमने हिस्ट्री पोर्शन अभी ख़त्म किया, कल ख़त्म कर देंगे। हमारा पॉलिटी हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 1 हफ्ता ही लगेगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और इकोनॉमिक्स पोर्शन भी आपका हो जाएगा। तो आई थिंक ये आप सबके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। थैंक यू।